जो होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो 1 महीने के लिए अपॉइंट किया जाता है ऑन अल्फाबेटिकल बेसिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जो मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें अल्फाबेटिकली जो है वो आ जाता है, यानी नेम्स ऑफ द स्टेट्स के ऊपर आता है, यानी जो भी स्टेट्स के नाम हैं उनके ऊपर अल्फाबेटिकली जो है वो जो है आ जाता है। हर महीने के बाद वो उसको चेंज हो जाता है। एक पॉइंट इसके अंदर जो है, मेरा ख्याल है कि हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था, खैर देख लेते हैं, अगर नहीं डिस्कस किया तो उसको नोट कर लीजिए कि इफ अ मेंबर स्टेट हैज बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, if a member state of the United Nations has become the non-permanent member of Security Council, it cannot become the non-permanent member for 2 consecutive terms. वो 2 consecutive terms के लिए जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं आ सकता। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए वो मेंबर बने हैं तो अगले 2 साल के लिए राइट अवे वो इलेक्ट नहीं हो सकते, वो दरमियान में टाइम आएगा उसके बाद दोबारा आ सकते। यानी कि 2 consecutive terms के लिए मेंबर कैन नॉट बिकम, a state cannot become the member of United Nations for 2 consecutive terms. यहां तक हमने बात डिस्कस की थी जी। पाकिस्तान के सेनेट का भी यही रूल है ना, सिलेक्शन का? जी, सिलेक्शन का भी यही जो है वो, सिलेक्शन तो नहीं, इलेक्शन का यही रूल है, क्योंकि वहां पे भी 3 साल के बाद जो इलेक्शन होते हैं और 3 इयर्स के बाद वहां पर इलेक्शन होता है। लेकिन पाकिस्तान के सेनेट का जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो जो है वो यूनाइटेड नेशंस के इसके हिसाब से जरा फर्क है, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन के अंदर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ऊपर जो है वो वोटिंग होती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो एग्जिस्ट करता है सेनेट के इलेक्शंस के अंदर। ये जब आप पाकिस्तान अफेयर्स या सेनेट वाली बात टॉपिक पढ़ेंगे तो आप उसमें आई होप कि ये पढ़ लेंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। तो खैर यहां तक हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो हमारे पास इलेक्शन होता है, हमारे पास जनरल असेंबली के अंदर वो जनरल असेंबली करती है, सिक्योरिटी काउंसिल तक हमने इन सारी बातों को पढ़ लिया था। अब हमारे जहन में 2-3 सवाल आएंगे। सवाल नंबर 1, ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर आते हैं ये कैसे आते हैं? सवाल नंबर 2, अगर एक जो है वो स्टेट जिसका मसला डिस्कस हो रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में, वो इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर नहीं है, तो फिर क्या होगा? राइट? तो ये इस तरह के कुछ मसले हैं जिनको डिस्कस करने की जरूरत है। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि ये हमारे पास किस तरह जो है वो डिवीजन आपके पास होती है। आपको मैंने बताया कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर आते हैं। उन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से 5 परमानेंट मेंबर्स एफ्रो एशियन नेशंस में से आते हैं। एफ्रो एशियन यानी अफ्रीका और एशिया में से 5 कंट्रीज का इलेक्शन होता है। 2 कंट्रीज आते हैं आपके पास लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, अच्छा लैटिन अमेरिका का मतलब साउथ अमेरिका नहीं होता। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री से आपको थोड़ा शगफ है, हिस्ट्री से हिस्ट्री पढ़ने का शौक है, तो पास में अगर आप देखिए तो जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जिसके अंदर होंडुरस, पनामा, आपके पास जो है वो निकरागुआ, ये जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं ये, और साउथ अमेरिका जिसमें आपके पास अर्जेंटीना, ब्राजील, आपके पास ये चिले और इक्वाडोर, ये कंट्रीज आपके पास आ जाते हैं। ये सारे के सारे कंट्रीज इकट्ठे लैटिन अमेरिका कहलाया जाता था। यानी सेंट्रल अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका कलेक्टिवली इज नोन एज लैटिन अमेरिका। वहां से 2 कंट्रीज आपके पास आते हैं। एक कंट्री आपके पास आता है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में से। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का मतलब क्या है? पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, हंगरी, ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं इस साइड के, यहां से आपके पास एक कंट्री आता है। और 2 कंट्रीज आपके पास आते हैं वेस्टर्न यूरोप प्लस अदर्स। वेस्टर्न यूरोप प्लस अदर्स में से 2 कंट्रीज आते हैं। ये वेस्टर्न यूरोप के अंदर कौन से कंट्रीज आ गए? पोर्चुगल, स्पेन, आपके पास जो है वो नेदरलैंड्स, ये कंट्रीज जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं आपके पास ये एग्जिस्ट करते हैं। और अदर्स, अदर्स में आपके पास कौन से कंट्रीज आते हैं? अदर्स में आपके पास आते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कौन से हैं आपके पास? फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड प्लस कनाडा। कनाडा क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। कनाडा नहीं, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका लिखिएगा आप, कनाडा नहीं, क्योंकि कनाडा वैसे आता तो नॉर्थ अमेरिका में ही है लेकिन लिखना आपने नॉर्थ अमेरिका ही है उसके अंदर जी।
इसके अंदर स्कैंडिनेवियन प्लस नॉर्थ अमेरिका, ये अदर्स में आता है, राइट। अब गौर से सुनिए, वेस्टर्न यूरोप प्लस अदर्स में से 2, ईस्टर्न यूरोप 1, लैटिन अमेरिका 2, एफ्रो एशियन 5, ये कुल मिला के आपके पास हो गए 10। ये जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है ना, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया वाली साइड पर ऐड होता है, जिसको एशिया पैसिफिक रीजन कहते हैं। एशिया पैसिफिक, ये जो पैसिफिक रीजन है जिसमें आपके पास जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी आ जाता है, ये भी आपके पास एशिया में ऐड होता है। तो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ऐड होता है, तो ऑस्ट्रेलिया बिकम्स पार्ट ऑफ एशिया के अंदर से जो सीड्स निकलती हैं वहां से वो आता है। अब ये फर्दर आगे डिवाइड हुआ है, अफ्रीका में से 2 और एशिया में से 3, यानी कुल 5 मिला के एफ्रो एशियन होते हैं, लेकिन आगे फर्दर जो डिवीजन हुई है उसमें से 2 अफ्रीका और 3 एशिया के, राइट, जिसमें से आपके पास सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया मिला के एक कंट्री आ जाता है, ये मिडिल ईस्ट वाली साइड से और सारे मिला के कंट्री आता है, फिर एशिया पैसिफिक रीजन से एक कंट्री आता है। तो ये सारे के सारे कंट्रीज मिला के टोटल जो है आपके पास 5 कंट्रीज एफ्रो एशिया में से आते हैं, 2 अफ्रीका, 3 एशिया, 2 कंट्रीज लैटिन अमेरिका में से, 1 ईस्टर्न यूरोप में से और 2 वेस्टर्न यूरोप प्लस अदर्स में से। अब इसमें होता क्या है कि जितनी भी सीट्स खाली हुई हैं, फॉर एग्जांपल 5 सीट्स खाली हुई हैं कि एक साल में, तो जिस जिस कॉन्टिनेंट की सीट खाली होगी उस कॉन्टिनेंट से 1, 2, 3, 4 जितने भी कंट्रीज हैं वो अपनी नॉमिनेशन जमा करवा सकते हैं जनरल असेंबली में कि जनाब हमने सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनना है। नॉमिनेशंस जो है वो जनरल असेंबली में जमा हो जाती हैं, नॉमिनेशंस के ऊपर फिर इलेक्शन होता है, इलेक्शन के ऊपर जिसको 128 वोट मिल जाएंगे, 129 वोट मिल जाएंगे, यानी 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी, वो फिर मेंबर बन जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के लिए। कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है उस इलाके से, बस उसकी सीट अवेलेबल हो। जिस तरह इस दफा जो सबसे मजे का इलेक्शन हुआ था वो अदर्स वाली सीट पर था, यहां पर ये नॉर्वे वर्सेस कनाडा का इस दफा मुकाबला हुआ, यानी जो 1 जनवरी 2021 से जिन्होंने कंट्रीज ने आना है, तो उसमें नॉर्वे वर्सेस कनाडा का था। एक दफा वोटिंग हुई, दोनों में से किसी को 2/3 नहीं मिला, दोबारा वोटिंग हुई तो उसमें नॉर्वे को 2/3 मिल गया, कनाडा को नहीं मिला, तो नॉर्वे बिकेम द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। क्लियर। तो इस तरह आपके पास जो भी सीट खाली होती है इस इलाके से, उसके ऊपर कोई भी नॉमिनेशन अपनी जमा करवा सकता है। बस आपको 128 वोट चाहिए, 128 वोट आपको मिल गए तो यू बिकम द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। तो एनीवन कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, बस वो कंट्री इलेक्शन उस एरिया से कंटेस्ट नहीं कर सकता जो उस वक्त मेंबर रहा हो, क्योंकि वो 2 कंसेक्टिव टर्म्स के लिए मेंबर नहीं आ सकता, राइट। तो ये आपके पास जो है अल्टीमेटली पॉइंट जो एग्जिस्ट करता है। जी, मिडिल ईस्ट में भी तो कह रहा हूं ना कि मिडिल ईस्ट वाली साइड जो है आपके पास, ये सारी की सारी एक एरिया काउंट होता है आपके पास। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एक काउंट होता है, एशिया पैसिफिक एक काउंट होता है। इस तरह पूरे का पूरा एशिया डिवाइड हो जाता है ना 3 पार्ट्स के अंदर, तो वो आपके पास 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यूरेशियन जोन फॉर ईस्टर्न यूरोप, जी यूरेशियन जोन आपके पास जितना आपके पास एशिया और यूरोप की जो साइड आपकी मिलती है वो यूरेशियन जोन आपके पास है, उसमें आपके पास है। जिसने आपको बताया ना, ये जो जर्मनी से इधर इधर के कंट्रीज हैं सारे के सारे, पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, आपके पास जो है वो स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी, ग्रीस, ये सारे के सारे कंट्रीज हैं जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में आते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स वाला, ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स वाला जी। सो डू वी नीड टू नो, नहीं विच कंट्रीज, आपको जरूरत नहीं है ये याद करने की, ये आपको जरूरत नहीं है, बस आपको एक जगह पता होनी चाहिए, पता होने। ये तो आपको वैसे ही मैप के बारे में पता होगा ना कि यार ये आपके पास, मैं कहूं कि एशिया में कौन से कंट्रीज आते हैं तो आपको पता होगा कि एशिया में कौन से कंट्रीज आते हैं, राइट। तो अफ्रीका में कौन से आते हैं, ये सारी की सारी कंट्रीज। ये हमारे पास ओवरऑल डिवीजन होती है 10 सीट्स की नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, इसके अलावा अगले पॉइंट पर चलते हैं। जो 2 और बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है ना वो पढ़ने हैं आपने सिक्योरिटी काउंसिल में, एक है आर्टिकल 31, दूसरा है आर्टिकल 32। अब जरा गौर से समझ लीजिए ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं। आर्टिकल 31 और आर्टिकल 32 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। आर्टिकल 31 डील करता है एड हॉक मेंबरशिप को, एड हॉक मेंबरशिप। सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो जितने मर्जी स्टेट्स को एड हॉक मेंबरशिप दे दे सिक्योरिटी काउंसिल की टू डिस्कस सम प्रॉब्लम्स। कोई भी मेंबर यूनाइटेड नेशंस का, उसको सिक्योरिटी काउंसिल एड हॉक मेंबरशिप दे सकती है फॉर अ सर्टेन टाइम, कि इतने टाइम के लिए आप एड हॉक मेंबर बन जाएं, टेम्परेरी मेंबर बन जाएं।
स्टेट्स खुद भी रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि सर हमें एडहॉक मेंबर बना दिया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का। एडहॉक मेंबर का मतलब ये होगा कि 15 मेंबर से ऊपर कुछ मेंबर्स जिनको सिक्योरिटी काउंसिल समझता है कि ये मेंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये कंट्रीज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको डिस्कशन के लिए बुला लिया जाए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31 सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर है कि वो जितने मर्जी एडहॉक मेंबर्स को बुला ले और उनको टेम्परेरी बेसिस के ऊपर चंद टेम्परेरी पॉइंट्स के ऊपर वो उनको एडहॉक मेंबरशिप दे सकती है कि चलो जी 1 साल के लिए, 2 महीनों के लिए, 1 महीने के लिए या इस एक टॉपिक के लिए एडहॉक मेंबरशिप बन जाती है। लेकिन ये जो एडहॉक मेंबर्स होते हैं ये रेजोल्यूशन पर वोट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट वोट ऑन द रेजोल्यूशन। दीज एडहॉक मेंबर्स कैन नॉट वोट ऑन द रेजोल्यूशन। वोटिंग तो वही करेगा जो मेंबर होगा सिक्योरिटी काउंसिल का, यानी 15 लोग ही वोट करेंगे, एडहॉक जितने मर्जी हो। राइट जी, मैं वही बताना जा रहा हूं ना, साथ साथ बताता जाता हूं मैं आपको कि ये आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जिसमें आपको पहले मैंने बताया था कल के लेक्चर के अंदर भी कि आप साइड पे एक जो है वो लाइन बना लीजिए अपने नोट्स के ऊपर, वहां इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखते जाइए। जिस तरह हमने आर्टिकल 4, 5, 6 पढ़ा था, आर्टिकल 17 पढ़ा था जो डील करता है बेसिकली उसको बजट को। आर्टिकल 19 डील करता है कि अगर कोई बजट ना पे कर सके तो उसका फिर राइट टू वोट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है इन दी जनरल असेंबली। तो ये है। उसके बाद आर्टिकल 31 और 32 हमने पढ़ा। फिर आर्टिकल 23 पढ़ा जिसमें 15 मेंबर्स की बात की गई। आर्टिकल 27 पढ़ा जिसके अंदर वोटिंग की बात की गई। आर्टिकल 109 पढ़ा जो अमेंडमेंट्स को डील करता है। तो ये आर्टिकल्स हैं जो हम कल से डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको साथ साथ नोट भी करते जाइएगा जी। For example, sir, for example, Pakistan is not non-permanent and Kashmir issue is being discussed. Pakistan can be made ad hoc. मैं उसी पे आ रहा हूँ अमीर हमजा, मैं इसी बात को लेकर आ रहा हूँ। लेकिन वो पाकिस्तान आर्टिकल 31 में नहीं आएगा। मैं बताता हूँ कहां पर आता है पाकिस्तान। आर्टिकल 31 का मतलब ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल अगर चाहे तो किसी भी स्टेट को मेंबरशिप दे सकती है, एड हॉक मेंबरशिप, कुछ डिस्कशन करने के लिए, बेशक उसका टॉपिक डिस्कस हो रहा हो या ना हो रहा हो। यानी कि किसी भी मेंबर को एडहॉक, किसी भी स्टेट को एडहॉक मेंबरशिप दी जा सकती है, बेशक उसके रिलेटेड टॉपिक डिस्कस हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ भी दिया जा सकता है, उसको मेंबरशिप दी जा सकती है। फिर मैं कह रहा हूं कि स्टेट खुद भी रिक्वेस्ट कर सकती है कि सर हमें मेंबरशिप दे दें, हमें एडहॉक मेंबरशिप बना दें, हमें एडहॉक मेंबरशिप दे दें, हमें एडहॉक मेंबर बना दें। सिर्फ एक कंट्री ऐसा है जिसने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एडहॉक मेंबर बना दें और उसकी रिक्वेस्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था सिक्योरिटी काउंसिल ने। वो कंट्री था फिलीपींस। फिलीपींस ने रिक्वेस्ट किया था कि सर मुझे नॉन परमानेंट मेंबर बना दें आप सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उन्होंने उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया सिक्योरिटी काउंसिल। तो आर्टिकल 31 का मतलब है एड हॉक मेंबरशिप मिल जाती है। आर्टिकल 32 का क्या मतलब है? आर्टिकल 32 का मतलब है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस हो रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में जिसके रिलेटेड कंट्रीज सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है या वो यूनाइटेड नेशंस के भी मेंबर नहीं है, आर्टिकल 32 कहता है कि पावर है सिक्योरिटी काउंसिल के पास कि वो उन कंट्रीज को बुला ले थोड़ी देर के लिए डिस्कशन के लिए जिसका मसला डिस्कस हो रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में और वो उस वक्त यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं है या ओवरऑल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ कश्मीर डिस्प्यूट इज अंडर डिस्कशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल, Pakistan is the member of UN but not the member of Security Council. Pakistan can be called upon to discuss the Kashmir dispute, right? But जब कश्मीर डिस्प्यूट डिस्कशन के बाद उस पर वोटिंग होगी, उस पर रेजोल्यूशन आएगी, पाकिस्तान उस पर वोट नहीं कर सकता। अगर आपने उस स्टेट को बुलाना है जिसका मसला डिस्कस हो रहा है तो आर्टिकल 32। अगर आपने वैसे ही किसी स्टेट को बुलाना है जिसका मसला नहीं भी डिस्कस हो रहा लेकिन आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट ऐड ऑन कर सकते हैं डिस्कशन में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आ सकते हैं डिस्कशन में, तो आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 के मुताबिक आप किसी भी स्टेट को बुला सकते हो, एड हॉक मेंबरशिप दे सकते हो, लेकिन वो मेंबर ऑफ द यूएन होना चाहिए एड हॉक मेंबर 31 के लिए। लेकिन 32 का मतलब यह है कि किसी भी स्टेट का अगर मसला डिस्कस हो रहा है, वो मेंबर ऑफ द यूएन है भी नहीं भी, अगर उनका मसला अपना जाती डिस्कस हो रहा है तो उसको बुलाया जा सकता है सिक्योरिटी काउंसिल में टू डिस्कस द मैटर। दोनों कंडीशंस के अंदर जो लोग एज टेम्परेरी बेसिस के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल में आएंगे स्टेट्स, उनके पास राइट टू वोट नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया हमजा? अमीर हमजा, इज दैट पॉइंट क्लियर? उस्मान, आपका पॉइंट क्लियर हो गया? ये यूएन आर्टिकल्स वाला, यूएन आर्टिकल्स वाले पॉइंट्स जो है ना वो साथ साथ आपको मैं बताता जाऊंगा, साथ साथ बताता जाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट आपने आर्टिकल्स जो है वो पढ़ने हैं वो साथ साथ बताते जाएंगे।
ये आर्टिकल 31 32 कंप्लीट हो गया जी। अब आगे चलते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अब आपको समझाने लगा हूं, इसको जरा समझ लीजिए। सर, in that case Kashmir issue can never be discussed Security Council because Pakistan and India cannot simultaneously be part of the Security Council. One will have to forgo the right to vote. नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। बात ये है, बड़ी सादी सी जुबान में आपके अंडरस्टैंड कर लीजिए चीज को। मैं इसी क्वेश्चन का आंसर दुआ अभी करने ही लगा था, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया, लेट मी गिव द आंसर, आपको उसी में क्लियर हो जाएगी चीज। अंडरस्टैंड कर लीजिए इस पॉइंट को। आर्टिकल 27 पैराग्राफ 3, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी मैं आपको बता रहा हूं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं, जो कि आम जो है डिस्कशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं डिस्कस किए जाते। आर्टिकल याद कर लीजिए, आर्टिकल 27 पैराग्राफ 3 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ये दुआ आपका आंसर भी इसी में आ जाएगा। आर्टिकल 27 पैराग्राफ 3 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, इसको जरा अंडरस्टैंड कर लीजिए, ये आर्टिकल क्या है। इस आर्टिकल का मतलब ये है कि अगर किसी स्टेट का मसला डिस्कस हो रहा है और वो स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल में, अगर किसी स्टेट का मसला डिस्कस हो रहा है, वो स्टेट वीटो पावर कंट्री हो या नॉन परमानेंट मेंबर कंट्री हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, यानी वीटो परमानेंट मेंबर हो या नॉन परमानेंट मेंबर हो, ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी स्टेट का मसला डिस्कस हो रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में और अगर ये मसला कंटिन्यू रहा, अगर ये मसला कंटिन्यू रहा तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एट स्टेक आ सकती है। गौर से सुनिए, अगर एक मसला सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हो रहा है और उनके जो पार्टीज हैं उस मसले की, वो उस पर सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद हैं, वो परमानेंट मेंबर हो या नॉन परमानेंट मेंबर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, लेकिन अगर ये मसला कंटिन्यू रहा तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27 पैराग्राफ 3, जिस स्टेट का वो मसला होगा, वो स्टेट उस पर, उस रेजोल्यूशन पर ना यस कर सकती है ना नो कर सकती है, वो एब्सटेन ही करेगी। A state cannot vote either in favor or against a certain dispute of which it is the party, but the continuance of that dispute may create peace and security problems in the world. That state cannot cast a negative vote or a positive vote on that specific dispute under Article 27 paragraph 3. यानी कि अगर एक ऐसा मसला डिस्कस हो रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में जिसके इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हुए हैं, ये एक ऐसा डिस्प्यूट है जो हल ना हुआ तो पूरी दुनिया के लिए मसला क्रिएट कर सकता है, पूरी दुनिया के लिए डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। उस मसले के ऊपर जो कंट्री इस वक्त पार्टी टू द डिस्प्यूट है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27 पैराग्राफ 3, वो उसमें ना यस कर सकता है ना नो कर सकता है। यानी अगर कोई परमानेंट मेंबर है, उसका मसला डिस्कस हो रहा है, द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ विच मे इंडेंजर द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड, कैन नॉट इवन वीटो दैट स्पेसिफिक रेजोल्यूशन। वो एब्सटेन कर जाएंगे उस रेजोल्यूशन से, वो ना यस कर सकते हैं ना नो कर सकते हैं। उसके अंदर आर्टिकल 27 पैराग्राफ 3 में लिखा हुआ। इसीलिए ये परेशानी वाली बात ही नहीं है कि एक मसला एक कंट्री होगा दूसरा कंट्री नहीं होगा। अगर एक कंट्री हो और वो तो वोट फिर भी नहीं करेगा, एब्सटेन ही करेगा उससे, और दूसरा कंट्री आ गया, उस टाइम पेशेक मेंबर नहीं है वो, दूसरा कंट्री आ गया और आके वो वोट डिस्कस करेगा, तो डिस्कस करने वाली कंट्री का तो वैसे ही वोट नहीं होता, तो दोनों कंट्रीज वोट डाल ही नहीं पाएंगे, दोनों कंट्रीज वोट डाल ही नहीं पाएंगे, और अल्टीमेटली आपके पास जो है वो मसला वीटो हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये आपके पास अल्टीमेटली चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल कश्मीर की दे रहा हूं, कश्मीर की एग्जाम्पल ले लो। पाकिस्तान और इंडिया का मसला है, इंडिया इज द मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, इमेजिन कर लो पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। जो अब कश्मीर का मसला अगर आ गया डिस्कस होने के लिए, और ऐसा डिस्प्यूट जो है चल रहा है कश्मीर के ऊपर, ऐसा मसला डिस्कस हो रहा है कश्मीर में कि अगर ये हल ना हुआ, इस पे रेजोल्यूशन ना आई, continuance of this dispute may endanger the peace and security of the world, इंडिया और पाकिस्तान दोनों उस पे ना यस कर सकते हैं ना नो कर सकते हैं, एब्सटेन ही करेंगे इसके ऊपर, राइट। वो एब्सटेन करेंगे इस पे, इसलिए वीटो पावर तब मैटर ही नहीं करती वहां, राइट। तो उस पे एब्सटेन कर देंगे और फिर बाकी कोई वीटो कर दे, वो अलग मसला है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया इस पे वीटो या इस पे वो गेम जो है पाकिस्तान इंडिया की, वो नहीं चल सकती है। बड़ा ठंडा पानी यार। अच्छा जी, ये हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गया।
ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे चलिए। सर, आर ऑल दीज आर्टिकल्स पार्ट ऑफ द यूएन चार्टर? जी मुस्तफा, ये यूएन चार्टर की बात कर रहा हूं मैं। कौन सा यार इसके अंदर आपको कौन सा आर्टिकल बताऊंगा? यूनाइटेड नेशंस पढ़ा रहा हूं तो यूनाइटेड नेशंस की आर्टिकल्स बताऊंगा ना, चार्टर की ज्यादा। क्या कर रहा है? ठीक है, तो ये आर्टिकल जितने मैं आपको बता रहा हूं यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल्स हैं सारे के सारे। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक इज दिस पॉइंट क्लियर? कैन दैट स्टेट्स बी पार्ट ऑफ डिस्कशन? जी सर, कैन द states be a part of discussion? Which states? Usman, which states you're talking about? All the states can be part of the discussion in the Security Council. All the states can become part of the discussion. Discussion हो सकती है, लेकिन अगर उसमें से दोनों मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के, तो जब रेजोल्यूशन आएगी तो फिर दोनों वोट नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसमें से एक मेंबर है दूसरा नहीं है, तो जो मेंबर है वो वोट करेगा, जो नहीं है वो नहीं करेगा। राइट? लेकिन अब कहने का मकसद है जो मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का वो भी एब्सटेन ही करेगा ना। वोट का मतलब क्या? एब्सटेन करेगा वो वोटिंग से। एब्सटेन यानी कि वो ना यस कर सकता है ना नो कर सकता है। तो इसलिए इतना कोई टेंशन वाली तो बात ही नहीं है सारे के सारे सिनेरियो के अंदर, तो परेशान उसके अंदर होने की जरूरत ही नहीं। क्लियर हो गया जी? ये हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब मैं आपको समझाता हूं दो चीजें, एक तो वोटिंग प्रोसीजर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ वीटो। ये वीटो क्या होता है और वोटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं। सबसे पहले पढ़ लिए वोटिंग प्रोसीजर। इसीलिए फॉर एग्जांपल आप अंडरस्टैंड कीजिए इस कॉन्टेक्स्ट को कि आपके पास कोई ऐसा मसला जो आप करंट अफेयर्स में या पाकिस्तान अफेयर्स में डिस्कस कर रहे हैं और उसमें कोई कहता है कि जनाब सिक्योरिटी काउंसिल में मसले को डिस्कस कर लिया जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में मसले को लेकर जाया जाए। तो सिक्योरिटी काउंसिल वाले एक बात जब आप कर रहे होंगे तो आप बैक ऑफ द माइंड आर्टिकल 27 पैराग्राफ 3 को जरूर याद रखिएगा। 27 पैराग्राफ 3 का मतलब वही है कि जो पार्टी टू अ डिस्प्यूट है और एक ऐसा डिस्प्यूट जो सिक्योरिटी के रिलेटेड है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ विच मे इंडेंजर द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि देखे ना, ये वर्ड लिखा हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल 27 पैराग्राफ 3 में कि कॉन्टिन्यूएंस ऑफ विच मे इंडेंजर पीस एंड सिक्योरिटी, कि अगर किसी ने वीटो कर दिया तो उसका मतलब वो कंटिन्यू हो जाएगा, वो मसला चलता रहेगा अगर वीटो हो गया तो इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूएंस ऑफ विच मे इंडेंजर द पीस एंड सिक्योरिटी शैल एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। शैल एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, वो एब्सटेन कर जाएंगे वोटिंग से, ना यस कर सकते हैं ना नो कर सकते। इसलिए जब भी आप यूनाइटेड नेशंस पे कोई बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस के रिलेटेड कोई बात करेंगे, आर्टिकल 27 पैराग्राफ 3 की लॉजिक आपके जेहन में जरूर होनी चाहिए कि ये लिंक कैसे बनाना है आपने इसके अंदर, कि भाई जान उनका अपना जाती मसला है, वो तो एब्सटेन ही करेंगे ना, ये तो आर्टिकल 27 पैराग्राफ 3 में लिखा हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आते हैं वोटिंग प्रोसीजर्स के ऊपर। आपको मैंने बताया कि टोटल 15 मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, 15। हमें रेजोल्यूशन पास करने के लिए कितने वोट चाहिए? 9। आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है, हमने कल पढ़ा था कि 9 वोट्स चाहिए आपको 15 में से रेजोल्यूशन पास करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, जो यानी कि 6 वोट अगेंस्ट भी आ सकते हैं। बस होना क्या चाहिए कि इन 6 में कोई वीटो पावर कंट्री ना हो, कोई परमानेंट कंट्री ना हो, परमानेंट मेंबर कंट्री। अगर किसी परमानेंट मेंबर कंट्री ने नो जो है वोट कर दिया, नो उस पर कर दिया, तो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी, बेशक आपको 9 वोट मिल भी गए। यू नीड मिनिमम 9 वोट्स इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन टू पास दैट रेजोल्यूशन, and you can have 6 votes against that resolution. But the point is, those 6 votes should not have a single veto power. कोई veto power ना हो उन 6 के अंदर। अगर veto power हुई, रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी। ठीक हो गया जी? मिनिमम 9 वोट्स चाहिए, जितने मर्जी मिले, मिनिमम 9 वोट्स चाहिए आपको रेजोल्यूशन पास करने के लिए। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मुझे बताइएगा, आपको 9 वोट्स चाहिए थे रेजोल्यूशन पास करने के लिए, आपको 14 वोट मिल गए। चाहिए कितने थे? 9, मिले कितने? 14। एक वोट अगेंस्ट आ गया, ये अगेंस्ट वाला यूएसए है, क्या रेजोल्यूशन पास हो जाएगी? रेजोल्यूशन पास नहीं होगी? हो जाएगी क्या? रेजोल्यूशन क्यों पास होगी भाई? रेजोल्यूशन इसलिए नहीं पास होगी क्योंकि आपको एक वोट अगेंस्ट मिल गया यूएसए का। जो यूएसए का वोट अगेंस्ट आ गया है, इसीलिए वो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी।
मैं दाऊद क्वेश्चन लेता हूं आपका, 1 मिनट रुकिए। वो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी, ठीक हो गया। आपको 8 वोट फेवर में मिले, 8 वोट फेवर में मिल गए। सब कंट्रीज ने, ऑल P5, ऑल परमानेंट मेंबर कंट्रीज ने यस कर दिए, ऑल P5 यस, ठीक है जी। 7 वोट अगेंस्ट मिल गए, किसी ने वीटो नहीं किया, रेजोल्यूशन पास हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि हमें तो 9 वोट चाहिए थे, रेजोल्यूशन हमें मिल गए 8 वोट, इसलिए रेजोल्यूशन पास अल्टीमेटली नहीं होगी। तो हमें 9 वोट चाहिए, क्लियर हो गया। तो ये आपके पास अल्टीमेटली पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। व्हाट इफ यू गेट 14 वोट्स इन फेवर एंड जस्ट 1 वोट अगेंस्ट वीटो? ये तो मैं आपको बताया, 14 वोट आपको फेवर में मिल गए, 1 वोट आपको अगेंस्ट मिला, जो यूएसए का वोट था, रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी ना, क्योंकि वीटो हो गया। वीटो नहीं होना चाहिए, वीटो के ऊपर रेजोल्यूशन जहां मर्जी हो, राइट, वो भी आपके पास रेजोल्यूशन पास नहीं होती जी। क्वेश्चन पहले अमीर हमजा का क्वेश्चन ले लीजिए, फिर दाऊद का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल ये था कि आपने कहा कि अगर वन ऑफ द P5 मेंबर्स इज वोटिंग नो, उससे रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी। जस्ट बाय वोटिंग नो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी, या they'll have to use a veto which will lead to the failure of the resolution? अमीर हमजा, नो मींस वीटो, वीटो इज अ नो वोट। वीटो का कोई प्रोसीजर नहीं है। फॉर एग्जांपल, देयर आर लाइक 65 पीपल इन द यू नो मीटिंग राइट नाउ, राइट। मैं कहता हूं आपके पास अमीर हमजा के पास वीटो पावर है, बाकी सबके पास वीटो पावर नहीं है, राइट। हम लोग सारों ने वोट किया, यस वोट कर दिया, अमीर हमजा ने कह दिया जी नो, वीटो हो गई। वीटो इज नो। Okay, so there's no distinguishing between the veto and the no. When a certain power, जिसको P5 power कहते हैं, P5 country, if a P5 country says no on a resolution, it means it has been vetoed. Perfect, perfect sir. Thank you so कोई प्रोसीजर नहीं है, बस सिंपल नो, अगर वोटिंग में नो कर दिया जाए बाय P5 तो वीटो हो जाएगा, वो वीटो ही काउंट होता है। वीटो नो, अच्छा वीटो को वीटो नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री ने वीटो कर दिया, दूसरी कंट्री ने उसके वीटो को वीटो कर दिया, नो। अब 5 कंट्रीज वीटो करें तब भी एक ही बात है, एक कंट्री वीटो करे तब भी एक ही बात है, वीटो वीटो ही होता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। दाऊद को कीजिएगा अनम्यूट। दाऊद को अनम्यूट कीजिएगा। जी जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था कि अगर फॉर एग्जांपल एक P5 कंट्री है, उसका किसी भी कंट्री के साथ कोई भी इशू है और वो थ्रेट कर रहा है लॉन्ग लास्टिंग पीस को, ठीक है, वो इशू चल रहा है, लॉन्ग लास्टिंग पीस को थ्रेट कर रहा है। अब वोटिंग की टाइम पे वो दोनों कंट्रीज अब्सटेन करेंगे, तो क्या उस टाइम पे भी हमें जरूरी है कि ऑल P5 का वोट लाजमी होगा उस रेजोल्यूशन के लिए कि नहीं? फॉर एग्जांपल लद्दाख के इशू पे आ जाए, कोई मसला नहीं, लद्दाख के इशू या यूएसए मैक्सिको का इशू। दाऊद आप सिंपल रूल याद रखिए, वीटो नहीं होना चाहिए। वो पांचों के पांचों कंट्रीज, P5 कंट्रीज पांचों के पांचों एब्सटेन कर जाएं वोटिंग से, 10 फेवर में मिल जाएं, 5 कंट्रीज एब्सटेन कर जाएं, P5 रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। ओके सर, ओके सर, राइट। आपको मिनिमम 9 वोट्स चाहिए विदाउट अ वीटो पावर, विदाउट अ वीटो अब यूटिलाइज। देखो 9 वोट्स फेवर में मिले, ठीक है जी, इसमें 4 P5 थे, 5 वोट अगेंस्ट मिले, इसमें कोई P5 नहीं था, एक एब्सटेन कर गया, ये P5 का मेंबर एब्सटेन कर गया, रेजोल्यूशन पास हो जाएगी, क्योंकि वीटो नहीं हुआ। वीटो नहीं होना, बस वीटो नहीं होना चाहिए, बाकी आप जो मर्जी करें, बस वीटो नहीं होना चाहिए आपके पास एट द एंड ऑफ द डे। क्लियर हो गया जी? इज दैट पॉइंट क्लियर? थैंक यू। ठीक हो गया जी। अब इसके अलावा जी वीटो से रिजेक्ट कर सकते हैं बट पास नहीं कर सकते। जी वीटो से, वीटो मैं कह रहा हूं कि वीटो से, वीटो इज नेगेटिव, वीटो नेगेटिव है। एक स्टेट की वीटो दूसरी स्टेट नहीं वीटो कर सकती कि भाई आपने वीटो किया मैं आपके वीटो को वीटो करता हूं, ऐसे नहीं होता। वीटो इज नेगेटिव, वीटो इज द पावर टू स्टॉप अ रेजोल्यूशन फ्रॉम पासिंग।
Veto is not a power to pass a resolution. Veto is a power that helps the P5 countries to stop a certain resolution from passing. बस ये बात याद कर लीजिए. On the number of vetoes, नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास. कोई भी P5 जितनी मर्जी दफा वीटो करे और एक रेजोल्यूशन पर जितने मर्जी वीटोज आ जाएं, मतलब एक वीटो आए या 5 वीटोज आए, एक ही उसका रिजल्ट है, रेजोल्यूशन फेल है. और एक स्टेट जितनी मर्जी दफा वीटो करे. तकरीबन 350 के करीब वीटोज हो चुके हैं आज तक हिस्ट्री के अंदर, जिसमें से सबसे ज्यादा वीटोज जो हैं वो यूएसएसआर ने की हैं. सबसे ज्यादा वीटोज यूएसएसआर ने, उसके बाद फिर यूएस ने की. जस्ट सेइंग नो यस, मैं आपको कह रहा हूं कि रेजोल्यूशन के ऊपर जब रेजोल्यूशन पे वोटिंग हो रही है, आप लोग 65 लोग मौजूद हैं, इनमें से 5 के पास वीटो पावर है, 60 के पास वीटो पावर नहीं है. मैंने कहा कि जी आप में से कौन कौन फेवर में है रेजोल्यूशन के. आप में से 60 लोगों ने कहा जी हम फेवर में हैं. मैंने कहा जी कौन कौन अगेंस्ट है. 5 लोगों ने कहा जी हम अगेंस्ट हैं. मैंने बस ये देखना है कि उन 5 के अंदर से कोई वीटो पावर कंट्री तो नहीं है. अगर कोई वीटो पावर कंट्री हुआ उन 5 के अंदर जिन्होंने नो वोट किया हुआ है, रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी. रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी. बेशक हमें चाहिए 9 वोट थे, मिले हमें जितने मर्जी. ठीक हो गया जी? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है जी. अब आगे चले. ये जो आपके पास मसला होता है ना कि 15 मेंबर्स आपके पास आ रहे हैं, राइट? हसान का क्वेश्चन इसके अंदर ये भी है, क्या 15 मेंबर्स के 15 मेंबर्स ने वोट करना है? हाँ, 15 के 15 मेंबर्स ने वोट करना है, लेकिन वो स्टेट जो एब्सटेन कर रही है वोटिंग से, तो उसको जरूरी नहीं है कि वो वोट करे. एब्सटेंशन जो है इसका मतलब ये होता है ना कि मैं वोट नहीं कर रहा. वो वोट ना भी करें उसको एब्सटेंशन में काउंट कर लेंगे. तो जो आपके पास रेजोल्यूशन होती है, रेजोल्यूशन पे कौन कोई वोट करे या ना करे कि स्टेट पे डिपेंड करता है. तो जो वोट नहीं करता वो एब्सटेन हो जाता है, जो वोट करता है वो आगे यस और नो में डिवाइड हो जाता है, उसकी मर्जी हो जाती है. ठीक है जी? यहां तक क्लियर हो गया? सर इफ देयर इज अ इशू बिटवीन 2 वीटो पावर कंट्रीज, 2 वीटो पावर कंट्रीज के दरमियान डिस्प्यूट है, the continuance of which is likely to endanger peace and security, both veto power countries shall abstain from voting. वो दोनों एब्सटेन करेंगे वोटिंग से. ठीक हो गया जी? और कहना स्टेट स्किप वोटिंग का मतलब एब्सटेन ही होता है ना. स्किप वोटिंग का मतलब एब्सटेन होता है. एब्सटेन कर जाए, ना यस करे ना नो करे, कि ना जनाब नहीं करना, वो एब्सटेन कर जाती है उसके अंदर. ठीक है जी? बोथ विल एब्सटेन. जी आप देखिए, मैं अब 2-3 दफा ये सवाल आया है, मैंने इसमें ये बताया कि अगर दोनों कंट्रीज के दरमियान डिस्प्यूट चल रहा है, the continuance of which is likely to endanger peace and security, both countries are veto power countries. By default, article 27 paragraph 3, both countries have to abstain from voting. They cannot vote either in favor or against that resolution. They have to abstain from it. Simple logic. ठीक है जी? अल्टीमेटली क्लियर हो गया? कहना वीटो भी यूज नहीं. अहमद, ये कल मैंने बात कही भी थी. ये बात जो है ना, ये पता है क्या, वो इस बात के ऊपर जो है ना बड़ा फटा हो जाता है. मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जनरल असेंबली में वीटो पावर एग्जिस्ट नहीं करती. अहमद, वर यू नॉट प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास? आई टोल्ड द इंटायर क्लास दैट वीटो पावर ओनली एग्जिस्ट इन द सिक्योरिटी काउंसिल. लिखवाया भी था कि जनरल असेंबली के अंदर वीटो पावर एग्जिस्ट नहीं करती. राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अटेंटिव इन द क्लास. थैंक यू वेरी मच. ठीक है जी? One veto will stop resolution. It's like all powers are in the P5 hand simple. जी बिल्कुल ऐसे मैं आपको बता रहा हूं कि एक वीटो आपकी रेजोल्यूशन फेल कर सकता है. वो रेजोल्यूशन जिसकी वजह से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एट स्टेक आ सकती है, तो बाकी स्टेट्स प्रेशराइज करके वीटो पावर से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप वीटो ना करो. वो फिर डिप्लोमेसी होती है ना, वो तो डिप्लोमेसी के अंदर आप खेल जाओ. आप वीटो पावर से रिक्वेस्ट कर लो कि जनाब आप वीटो ना करो उसके अंदर, तो वो फिर वीटो नहीं करती. तो डिप्लोमेसी होती है ना. फिर आप जितने एलाई कंट्रीज होते हैं उस वीटो पावर के, वो फिर आते हैं दरमियान में, और दरमियान में आके जो है उसको फिर वीटो वाले को रुकवा लेते हैं कि जनाब वीटो ना करें. तो ये तो फिर डिप्लोमेसी पे डिपेंड करता है ना स्टेट्स की, कि आपके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं एक दूसरे के साथ. तो दैट डिपेंड्स ऑन दी डिप्लोमेसी ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टेट, कि वो किस तरह डिप्लोमेटिकली उनको जो है चीजों को जो डील करता है. ये हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट कंसिडर हो गया रिगार्डिंग द वोटिंग प्रोसीजर्स. आगे चलते हैं जी. अब वीटो पावर है क्या, कॉन्सेप्ट जरा समझ लीजिए. व्हाट इज वीटो?
लिख लीजिए वीटो. वीटो is a power. Veto is a power with the P5 countries. Veto is a power with the P5 countries which can stop a certain resolution from passing. Which can stop a certain resolution from passing. Full stop. But in accordance with Article 27, paragraph 3, if a veto power is a party to a dispute, according to Article 27, paragraph 3, if a veto power is a party to a dispute, the continuance of which is likely to endanger peace and security of the world, the continuance of which is likely to endanger the peace and security of the world, shall abstain from voting. Shall abstain from voting. क्लियर हो गया जी? वो वोटिंग पे abstain कर जाएंगे. Veto is a negative vote. Veto is a negative vote. दो वीटोज पॉजिटिव नहीं हो सकते. एक वीटो अगर नेगेटिव है तो दूसरा वीटो इसकी नेगेटिविटी को खत्म नहीं कर सकता. एक रेजोल्यूशन पर एक वीटो आए तब भी रेजोल्यूशन फेल. एक रेजोल्यूशन पर 5 वीटोज आ जाएं तब भी रेजोल्यूशन फेल. सबकी पावर्स इक्विवेलेंट हैं ऑल P5 मेंबर्स. ठीक हो गया जी? ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है जी. वीटो पावर को हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि वीटो पावर कॉन्सेप्ट क्या है. एक वीटो आए या 5 आए, आपके पास पावर सबकी सेम है, रेजोल्यूशन फेल हो जाएगी. ये एक नेगेटिव वोट होता है जिसको दो स्टेट्स जो होती हैं, वो एक स्टेट ने नेगेटिव कर दिया, दूसरी स्टेट उसको उसके नेगेटिव को वीटो नहीं कर सकती. दे कैन नॉट डू दैट. यहां तक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए. लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है. वो ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि वीटो जो है, 2 पॉइंट्स आगे. एक होते हैं प्रोसीजरल मैटर, एक होता है नॉन प्रोसीजरल मैटर. जरा ट्विस्ट बड़े गौर से समझ लीजिएगा. एक होता है प्रोसीजरल मैटर, एक होता है नॉन प्रोसीजरल मैटर. जी सर, बट P5 पर्सनल इंटरेस्ट्स लीड टू स्टॉप रेजोल्यूशंस रिगार्डिंग अदर कंट्रीज लाइक कश्मीर इशू. रशिया ऑलवेज डिड सो. Is there something regarding this in charter because this is a threat to world peace? No, there's nothing in this charter. इसमें diplomacy है. If Russia is vetoing something, this is not that Russia is vetoing. The main idea is it is the failure of Pakistan's diplomacy as well at the end of it. अगर एक स्टेट वीटो कर रहा है एक रेजोल्यूशन को, तो ये स्टेट तो वीटो कर रहा है, लेकिन जो वीटो कर रहा है पे दूसरी स्टेट की ये फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी भी है कि वो उसको कन्विंस नहीं कर पाए, या वो ऐसा पॉइंट ऐड नहीं करवा सके सिक्योरिटी काउंसिल की उस रेजोल्यूशन के ऊपर जिस पर तमाम के तमाम लोग एग्री करते हैं. इट इज अ डिबेट दैट इज गोइंग ऑन. मतलब वो अपनी स्टेट्स जो हैं, वो तो मैं आपको बताया कि जिनका अपना जाती मसला है वो तो एब्सटेन लेकिन फॉर एग्जांपल कोई और स्टेट जो है वो जो उसके जरिए वो उसको वीटो भी करवा सकते हैं, उसके जरिए वो कोई भी काम करवा सकते हैं. तो ये बेसिकली ये स्टेट्स की डिप्लोमेसी भी होती है. खुद तो वीटो करते हैं, किसी के जरिए वीटो करवा दें, ये उसकी डिप्लोमेसी की विन है. अगर आप किसी की वीटो को रुकवा दो, उससे एब्सटेन करवा दो कि भाई वीटो ना कर, तू एब्सटेन कर जा, ये आपकी डिप्लोमेसी की विन है. तो ये तो फिर डिप्लोमेटिक विन है. फिर वहां पे 2 पहलवान लड़ेंगे आके, जिसकी डिप्लोमेसी जीतेगी वो जीतेगा एट द एंड ऑफ द डे. खैर, अब ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए. ये बड़ा आपको मैंने बता रहा हूं कि ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है जो आपको मैं भी समझाने लगा हूं. वीटो अब आगे 2 हिस्सों को समझने की जरूरत है. एक होते हैं प्रोसीजरल मैटर्स, एक होते हैं नॉन प्रोसीजरल मैटर्स. आप में से किसी को पता है, एनीवन, डू यू नो दैट व्हाट इज अ प्रोसीजरल मैटर एंड व्हाट इज अ नॉन प्रोसीजरल मैटर? कोई मुझे बता सकता है, किसी को पता है कि प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल मैटर्स कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं? एनीवन जिसने लॉ पढ़ा हुआ हो, जो लॉ पढ़ा होता है, और जिन्होंने लॉ पढ़ा है उनको प्रोसीजरल मैटर्स का पता होगा. प्रोसीजर रिलेटेड टू मैनर एंड फॉर्म. ठीक हो गया. जरा आप अंडरस्टैंड कर लीजिए प्रोसीजरल मैटर्स कौन कौन से होते हैं, नॉन प्रोसीजरल मैटर्स कौन कौन से होते हैं. प्रोसीजरल मैटर का मतलब होता है प्रोसेस. प्रोसेस
आप लॉ होता है ना, लॉ में दो मैटर्स होते हैं। लॉ जो भी कोई भी एक प्रोविजन बनती है ना लॉ की, लॉ जब क्रिएट होता है दो तरीके होते हैं उसके, एक होता है प्रोसीजरल, एक होता है नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल मैटर वो होता है लॉ का कि किन किन तरीकों से लॉ क्रिएट किया गया है, थ्रू व्हाट वेज द लॉ हैज बीन क्रिएटेड, through what manner the law has been created, through what form the law has been created, through what steps the law has been created, right? ये जो क्रिएशन ऑफ द लॉ होती है इसको प्रोसीजरल मैटर कहा जाता है। अब जब लॉ बन जाता है तो अब ये लॉ अप्लाई होना है, तो जिस तरह अप्लाई होगा वो नॉन प्रोसीजरल होता है। जैसे लॉ बनता है वो प्रोसीजरल, जैसे अप्लाई होता है वो नॉन प्रोसीजरल। ठीक हो गया जी, ये होता है प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल। अब इसी पॉइंट को उठाइए और सिक्योरिटी काउंसिल में ले आइए। मीटिंग 10 बजे होगी जी, 12 बजे कॉफी ब्रेक होगी, 2 बजे लंच ब्रेक होगी, 4 बजे हम ये मीटिंग करेंगे। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस चल रहा है, राइट? अच्छा जी, कल हमने कश्मीर पे डिस्कशन करनी है, परसों हमने पैलेस्टाइन पे डिस्कशन करनी है, प्रोसीजर चल रहा है। अच्छा जी, कल हमने नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है, प्रोसीजर चल रहा है। कल हमारी मीटिंग जो है वो न्यूयॉर्क में नहीं होगी, कल हमारी मीटिंग अदिस अबाबा में होगी, इथियोपिया के कैपिटल के अंदर। प्रोसीजर चल रहा है। वीटो पावर कंट्रीज प्रोसीजरल मैटर को वीटो नहीं कर सकती। सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो पावर कंट्रीज होती हैं वो प्रोसीजरल मैटर को वीटो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर प्रोसीजरल मैटर को वीटो कर दें फिर तो मीटिंग ही नहीं होगी, फिर तो मीटिंग ही खत्म हो गई ना। भाई मीटिंग तो होगी, उसके बाद जब रेजोल्यूशन आएगी रेजोल्यूशन पे वीटो कर सकते हैं वो। अगर वो प्रोसीजरल मैटर को ही वीटो कर दें फिर तो मीटिंग ही खत्म हो गई, फिर तो आप डिस्कस ही नहीं कर सकते कोई चीज। तो ये भी पाबंदी है कि द P5 कंट्रीज कैन नॉट वीटो अ प्रोसीजरल मैटर। अब प्रोसीजरल मैटर कौन कौन से हैं, इसको सिक्योरिटी काउंसिल ने ना अपना प्रोग्रेटिव रखा हुआ है। सिक्योरिटी काउंसिल कहता है कि हम बताएंगे कि कोई चीज प्रोसीजरल है कि नॉन प्रोसीजरल है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसीजरल मैटर्स की एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं कि टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग डिसाइड करना प्रोसीजरल मैटर है, इसको वीटो नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो प्रोसेस है कि जनाब ये अल्फाबेटिकली इलेक्ट होगा, ये प्रोसीजरल मैटर है, इसको वीटो नहीं किया जा सकता, राइट? आप जो है फॉर एग्जाम्पल ये कह दो कि नहीं जी ये डिस्कस करना है, ये डिस्कस नहीं करना, राइट? प्रोसीजरल मैटर है। तो आर्गुमेंट ये कि जो प्रोसीजर चल रहा होता है उसके ऊपर वीटो नहीं किया जा सकता। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक P5 कंट्री कहता है कि ये जो मसला आप प्रोसीजरल कह रहे हो ना, ये प्रोसीजरल नहीं है, ये नॉन प्रोसीजरल है, राइट? तो होता क्या है कि कभी कभार एक जो P5 कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, परमानेंट कंट्री है, वो किसी एक प्रोसीजरल मैटर को नॉन प्रोसीजरल भी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अंदाजा लगा लो कि एक डिसीजन ये हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, समझ ले मैं प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हूं, मैंने कहा कि हमने कश्मीर डिस्कस करना है, पैलेस्टाइन डिस्कस नहीं करना। चाइना उठा, चाइना ने कहा कि भाईजान ये डिसाइड करना हमारा काम है मेंबर्स का कि कौन सा टॉपिक डिसाइड होगा कौन सा नहीं होगा। प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है डिसाइड करने की, मैं आपकी इस पावर को वीटो करता हूं। ये प्रोसीजरल मैटर नहीं है, ये नॉन प्रोसीजरल मैटर है कि कौन सा टॉपिक डिस्कस होगा, राइट? तो फिर सिक्योरिटी चाइना ने क्या किया, चाइना ने उस प्रोसीजरल मैटर को नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट कर दिया, राइट? जो मैंने आपको बताया कि नॉन प्रोसीजरल मैटर्स पर वीटो हो सकता है। नॉन प्रोसीजरल मैटर्स कौन से होते हैं? रेजोल्यूशन के पास करना, रेजोल्यूशन का पास करना समझ लीजिए नॉन प्रोसीजरल मैटर है, नॉन प्रोसीजरल मैटर। तो हमेशा वीटो नॉन प्रोसीजरल पर हो सकता है। लेकिन अगर एक स्टेट किसी प्रोसीजरल मैटर को नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट कर दे और फिर जब वो नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट हो जाए फिर वो उसको वीटो कर दे उस नॉन प्रोसीजरल मैटर को, तो इसको डबल वीटो कहते हैं। इसको डबल वीटो कहा जाता है। डबल वीटो तब होता है व्हेन अ स्टेट कन्वर्ट्स अ प्रोसीजरल मैटर इनटू अ नॉन प्रोसीजरल मैटर and when it is converted into a non-procedural matter that the state vetoes that resolution। अगर एक स्टेट ने प्रोसीजरल से नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट किया है और किसी और स्टेट ने नॉन प्रोसीजरल पर वीटो किया है, ये डबल वीटो नहीं होगा। डबल वीटो ये तब होगा जब एक ही स्टेट प्रोसीजरल को नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट करे और फिर जब वो प्रोसीजरल में कन्वर्ट हो जाए फिर उसको वीटो कर दे। इसको कहते हैं डबल वीटो।
दिस इज कॉल्ड डबल वीटो, या इसको आप नॉन प्रोसीजरल मैटर भी कह सकते हैं, या दूसरा नाम इसका होता है सब्सटेंटिव मैटर। नॉन प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव एक ही बात है, राइट? तो अब इसको रिपीट करते हैं कि प्रोसीजरल मैटर्स के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो नहीं हो सकता। व्हाट इज प्रोसीजरल? ये प्रोग्रेटिव सिक्योरिटी काउंसिल का अपना है कि व्हाट एवर कैन बिकम अ प्रोसीजरल मैटर। कुछ को, किसी चीज को भी प्रोसीजर वो कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने समझाया कि टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग प्रोसीजरल है, राइट? आप सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजरल है। इस तरह की चीजें प्रोसीजरल है, इसमें किसी चीज को वीटो नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर एक P5 कंट्री ये कहे कि भाईजान ये जो प्रोसीजरल मैटर आप कह रहे हो ना, ये प्रोसीजरल नहीं है, ये नॉन प्रोसीजरल है, ठीक हो गया। अब सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट कर दिया, उसके P5 की वजह से नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट हो गया। जब वो नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट हुआ, तो फिर उसी P5 कंट्री ने रेजोल्यूशन वीटो कर दी। तो यानी पहले उसने प्रोसीजरल से नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट करवाया एक मसले को, और फिर जब मसला नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट हो गया तो उसने फिर उसको वीटो कर दिया। ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो होता है इसको डबल वीटो जो है कहा जाता है। इसको डबल वीटो जो है प्रोसेस को कहा जाता है एट द एंड। क्लियर हो गया जी? ये हमारे पास सारे का सारा प्रोसेस जो एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ आपके पास? प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल का मसला क्लियर है जी? मानूर को जरा अनम्यूट कीजिए। हेलो, हेलो, ठीक, माइक का कोई मेरे ख्याल में इशू होगा। व्हाट स्टॉपिंग P5 फ्रॉम मेकिंग एवरी प्रोसीजरल मैटर एज? क्वेश्चन नहीं समझ आया अहमद शाह, क्वेश्चन जरा बताइएगा। अहमद शाह को अनम्यूट कीजिएगा। असलान कह रहे जी सर तो ये तो गलत है, P5 द अल्टीमेट अथॉरिटी। असलान मैं भी आपके साथ दुख में बराबर का शरीक हूँ यार, आओ मिलके दुख करते हैं इसको। लेकिन अभी दुख, ये रूल बन गए, रूल को हम चेंज तो नहीं कर सकते। जी अहमद। जी सर, मेरा सवाल ये था कि मतलब इस तरह तो फिर P5 कंट्रीज किसी भी प्रोसीजरल मैटर को जो है वो नॉन प्रोसीजरल बना के अपने पास पावर ला सकती हैं, वीटो वगैरह। लेकिन यार रीजन तो देनी है ना, ये तो नहीं ना कि आप किसी भी नॉन प्रोसीजरल को प्रोसीजर में, किसी प्रोसीजर को नॉन प्रोसीजर में कन्वर्ट कर दो विदाउट गिविंग अ रीजन। तो यानी ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो डिसाइड करेगी कि रीजन जस्टिफाइड है या नहीं। अहमद, आपने दुनिया में जलील तो नहीं ना होना कि आप जानबूझ के एक मसले को स्टॉप करने के लिए उसको नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट करवा रहे हो। आपको लॉजिक देनी पड़ती है वहां पे बाकी 14 कंट्रीज बैठे हुए हैं, 193 कंट्रीज जनरल असेंबली में बैठे हुए हैं। ये आप फॉर एग्जांपल एक कंट्री के पास तो नहीं ना पावर इतनी कि वो किसी भी प्रोसीजर को नॉन प्रोसीजर में कन्वर्ट करवा दे। उसको तो लॉजिक देनी पड़ती है कि भाई व्हाई दे आर कन्वर्टिंग अ प्रोसीजरल मैटर टू अ नॉन प्रोसीजरल मैटर। लॉजिक सॉलिड होगी तो मसला फिर होगा ना, आगे कन्वर्ट होगा जी। तो उस लॉजिक की मतलब इवैल्यूएशन कौन करेगा? वो 14 कंट्रीज करेंगी या सिक्योरिटी काउंसिल खुद करेगी कि ये जस्टिफाइड रीजन है इसको कन्वर्ट करने की? वो जो है प्रोसीजरल की, हाँ जी, जो कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं प्रोसीजरल को नॉन प्रोसीजरल में, उसकी रीजन if a permanent member country says कि certain point is not a procedural but a non procedural matter, it automatically converts to a non procedural। सही, उसके लिए वोटिंग नहीं होती। हेलो जी ठीक है, समझ आ गया। मैं कह रहा हूं कि अगर एक प्रोसीजरल मैटर है जिसके ऊपर P5 कंट्री कहता है कि जनाब ये जो प्रोसीजरल मैटर है ये प्रोसीजरल नहीं है, नॉन प्रोसीजरल है, वो ऑटोमेटिकली नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें वोटिंग नहीं होगी। सही, ठीक हो गया? ठीक है। अब जब वो नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट हो गया, अब इस पे रेजोल्यूशन आएगी। जिस कंट्री ने इसको प्रोसीजरल से नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट करवाया उसने एक दफा पहले मसला क्रिएट कर दिया, उसने नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट करवा दिया। अब नॉन प्रोसीजरल की वजह से रेजोल्यूशन आई, उसी कंट्री ने रेजोल्यूशन वीटो कर दी जिसने प्रोसीजरल से नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट करवाया था। जब वही कंट्री रेजोल्यूशन वीटो करेगा तो ये इसको डबल वीटो कहेंगे। अगर एक कंट्री जिसने प्रोसीजरल से नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट करवाया और किसी और कंट्री ने उस पर
वीटो कर दिया तो ये सिंगल वीटो ही काउंट होगा, ये डबल नहीं काउंट होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू। So is deciding an issue for discussion or procedure not deciding for discussion is a procedural matter. Deciding a topic for discussion is a procedural matter. मैं वही तो बता रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। टाइम एंड प्लेस कहां पर हमने बैठ के डिस्कस करना है, प्रोसीजरल मैटर है। क्या क्या प्रोसेस होगा, कितने बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, कितने बजे मीटिंग एंड होगी, कितने बजे ब्रेक होगी, प्रोसीजरल मैटर है, राइट? ये आपके पास सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कौन सा टॉपिक डिसाइड करना है, कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करनी है, प्रोसीजरल मैटर है, ये नॉन प्रोसीजरल नहीं होता। कैन देयर बी अ डेडलॉक ऑन अ मैटर बीइंग प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल? दे कैन नॉट बी। व्हाई? बिकॉज इफ अ प्रोसीजरल मैटर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ नॉन प्रोसीजरल मैटर, इट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक टू प्रोसीजरल। वो नॉन प्रोसीजरल ही रहेगा, वो वापस प्रोसीजरल में नहीं आएगा, वो वापस प्रोसीजरल में नहीं आता। अगर वापस आएगा तो फिर डेडलॉक क्रिएट होगा। डेडलॉक से बचने के लिए एक ही दफा एक मसले को प्रोसीजरल से नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद जब वो कन्वर्ट हो जाता है उस पर रेजोल्यूशन आती है, और उसके बाद फिर वो रेजोल्यूशन अगर वीटो हो जाए तो उसको डबल वीटो कहते हैं। जी मारिया को अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम सर। मेरा क्वेश्चन ये डिस्कशन टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे ही है। अगर कोई कंट्री नहीं चाहती है कि दिस टॉपिक शुड बी डिस्कस्ड इन सिक्योरिटी काउंसिल टुडे और नॉट, तो वो कह सकती है वन ऑफ द P5 कंट्रीज के ये नॉन प्रोसीजरल मैटर। क्वेश्चन दो चीजें, एक कंट्री जो नहीं चाह रहा है टॉपिक को डिस्कस करना, वो P5 मेंबर है या नॉन P5? P5 मेंबर है। P5 मेंबर है, ठीक हो गया। वो डिस्कशन के लिए पहुंच जाएगा वहां पर वोटिंग के लिए। आगे चलें आप। तो अगर वो कहता है कि नहीं ये नॉन प्रोसीजरल मैटर है, तो उस स्पेसिफिक इंस्टेंस में उसको नॉन प्रोसीजरल पे कन्वर्ट कर देंगे? नहीं कर सकता ना, मैं आपको कह रहा हूं कि डिसाइडिंग ऑन द मैटर के दो टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, ये प्रोसीजरल मैटर ही है। दिस इज नॉट अ नॉन प्रोसीजरल मैटर। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ नॉन प्रोसीजरल मैटर। दिस इज रिटन इन द रूल्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कि डिसाइडिंग ऑन द मैटर्स to discuss is a procedural matter which cannot be converted into non procedural. ठीक है सर। और अगर एक मेंबर कहता है कि ये नॉन प्रोसीजरल मैटर है, लेकिन दूसरा उसको अपोज कर सकता है, उसको रोक सकता है उस चीज से कहने से? जिसने कहा है कि ये नॉन प्रोसीजरल मैटर है वो P5 है। P5 जैसे चाइना सेज कि इसको कन्वर्ट करें आप नॉन प्रोसीजरल पे, एंड यूएस सेज दिस। फॉर एग्जांपल एक P5 ने कह दिया कि ये प्रोसीजरल नहीं है, नॉन प्रोसीजरल है, वो ऑटोमेटिकली नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी एग्री करेंगे ना करें। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू। ये हमारे पास एक प्रॉपर आइडिया एग्जिस्ट करता था प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल मैटर्स का, राइट? ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ये बहुत रेयर होता है, ये बहुत रेयर होता है प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल का मसला। वीटो आप अब डबल वीटो एक दफा पूरी सिक्योरिटी काउंसिल की हिस्ट्री में सिर्फ एक दफा डबल वीटो हुआ है, क्योंकि फिर जो बंदा प्रोसीजरल से नॉन प्रोसीजरल में जो कंट्री कन्वर्ट करवाता है तो वो फिर साबित हो जाता है कि वो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, पर दुनिया के अंदर फिर वो जलील होते हैं। दुनिया के अंदर फिर सारे के सारे उनको कहते हैं कि आपने अपने फायदे के लिए काम किया, तो फिर वो उनकी अपनी स्टैंडिंग जो है वो एट स्टेक आ जाती है, अपनी स्टैंडिंग। फिर बाकी कंट्रीज से दूर हो जाती हैं, बाकी कंट्रीज उनके साथ एग्रीमेंट नहीं करती और बाकी चीजें वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो कंट्रीज इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेती कि अपने लिए किसी के लिए इतना ज्यादा रिस्क लिया जाए कि जनाब उसके मैटर को प्रोसीजर नॉन प्रोसीजर में कन्वर्ट किया जाए। ये हमारे पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूं। 6-7 पावर्स एंड फंक्शंस हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको आईसीजे पे लेकर जाऊंगा, कुलभूषण यादव केस समझाऊंगा। जरा जल्दी जरा फटाफट कर लीजिए। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल पे आ जाइए। सात आठ पावर्स हैं और फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इनको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, इसी तरह तरतीब के अंदर लिखते जाइएगा। इनको जरा अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखिए, पहला, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. Maintenance of international peace and security is the basic function of the Security Council. Point number 2.
Security Council has the power to investigate. Security Council has the power, बल्कि पहले investigate से पहले determine लिखें. Security Council has the power to determine the existence of a dispute. Security Council has the power to determine the existence of a dispute, comma, investigate that dispute, determine the existence of a dispute, comma, investigate that dispute, and suggest feasible solutions. Suggest feasible solutions to overcome that dispute. Suggest feasible solutions to overcome that dispute. Point number 3. Security Council can recommend. Security Council can recommend certain ways. Security Council can recommend certain ways to remove the friction between the two countries. To remove the friction between the two countries. ये दो पॉइंट्स को समझ लीजिए. अगर आप रेजोल्यूशन लेकर आते हो तो वो दूसरा पॉइंट है. अगर आप रेजोल्यूशन नहीं लेकर आए, वैसे ही आपने सिक्योरिटी काउंसिल से सजेशन ले ली है कि सर आप बता दीजिए क्या पॉइंट इंप्लीमेंट करना है, तो फिर पॉइंट नंबर 3 में आता है रिकमेंडेशन वो दे सकते हैं टू ओवरकम एनी फ्रिक्शन बिटवीन द स्टेट्स. इफ दे पास अ रेजोल्यूशन तो वो सजेशंस के अंदर आ जाता है, सॉल्यूशंस में आ जाता है पॉइंट नंबर 2 में. अगर आप रेजोल्यूशन पास नहीं करवाते, वैसे ही सजेशन ले लेते हो उनसे, वैसे ही रिकमेंडेशन ले लेते हो, तो पॉइंट नंबर 3 में आ जाता है. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट पॉइंट, द सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक मिलिट्री एक्शन. सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक मिलिट्री एक्शन. मैं बताता हूं, दुआ जी बताता हूं. सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक मिलिट्री एक्शन against an aggressor state. Security Council can take military action against an aggressor state. अब इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लीजिए. मैंने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल किसी एग्रेसर स्टेट के खिलाफ मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है. मिलिट्री एक्शन का मतलब यह नहीं है कि वो खुद अपनी मिलिट्री भिजवाएंगे, क्योंकि अपनी मिलिट्री तो है कोई नहीं उनके पास. सिक्योरिटी काउंसिल फिर किसी स्टेट को कहता है कि हमारे बिहाफ पर आप मिलिट्री एक्शन लो इस कंट्री में. गौर से सुनिए इस बात को कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर है कि वो किसी ऐसे मसले में मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है जिस मसले के ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं मसले को सॉल्व करने की. मसला सॉल्व नहीं हुआ, उन्होंने रेजोल्यूशन भी दी, मसला सॉल्व नहीं हुआ, उन्होंने रिकमेंडेशंस भी दी, मसला सॉल्व नहीं हुआ, उन्होंने मीडिएट भी करवाया, मसला सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन मसला फिर भी चलता जा रहा है और वो आगे से आगे चलता जा रहा है और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एट स्टेक आ गई है. तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल के पास लास्ट रिजॉर्ट ये है कि वो खुद मिलिट्री एक्शन ले ले उन एग्रेसर कंट्री के खिलाफ, खुद मिलिट्री एक्शन में इन्वॉल्व हो जाए. लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के पास अपनी कोई मिलिट्री है नहीं, तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल किसी स्टेट को कहता है कि हमारे बिहाफ पर, यानी सिक्योरिटी काउंसिल के बिहाफ पर वो एक्शन ले जाकर मिलिट्री एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, कुवैत वॉर के अंदर जो 91 में हुई थी, 1991 में कुवैत वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन लिया था ऑन बिहाफ ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. क्योंकि वो कुवैत वॉर इराक और कुवैत के दरमियान हो रही थी, वो मान नहीं रहे थे बात को, वो खत्म नहीं हो रहे थे, तो फिर इस पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन लिया था एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको अप्रूव किया. क्लियर हो गया जी. अब इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लीजिए. ये पॉइंट आपके पास क्लियर हो गया जी. एनी स्टेट और डज द स्टेट हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन द डिस्प्यूट एट हैंड? नो, एनी स्टेट वो किसी भी स्टेट को कह सकती है कि जनाब आप मिलिट्री एक्शन लो. स्टेट ए की लड़ाई हो रही है स्टेट बी के साथ, इनके दरमियान मसले को रिजॉल्व करवाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल ने तमाम मेजर्स ले लिए हैं जो फीजिबल मेजर्स हैं. मसला फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा, मीडिएशन भी करवा ली, नेगोशिएशन भी करवा लिया, इनकी रिकमेंडेशंस भी दे दी, सोल्यूशन भी दे दिया, फिर भी मसला हल नहीं हुआ. सिक्योरिटी काउंसिल सी को कह सकती है कि जनाब इस मसले में एंटर हो, मिलिट्री एक्शन ले और मसला सॉल्व करना. वो सी कोई भी हो सकता है. ये सिक्योरिटी काउंसिल की मर्जी है कि वो किसको डायरेक्ट कर दे कि जनाब आप जाओ और जाके हमारे बिहाफ के ऊपर जो है इस मसले को सॉल्व करवाओ और मिलिट्री एक्शन लो सारे के सारे. राइट. स्टेट ए और स्टेट बी के दरमियान प्रॉब्लम चल रही है, ये दोनों आपके दरमियान लड़ रहे हैं.
इनके दरमियान प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। रिकमेंडेशन भी आ गई, सॉल्यूशन भी आ गए, सब कुछ इन्वॉल्व हो गया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सिक्योरिटी काउंसिल फिर सी को कह सकती है कि भाईजान ए और बी के दरमियान में आप जाएं, मिलिट्री एक्शन लें ए और बी के दरमियान और इस मसले को सॉल्व करवाएं। वो सी कौन होगा, इसका फैसला सिक्योरिटी काउंसिल खुद करेगा। कि सिक्योरिटी काउंसिल कह सकता है कि चलो जी आप चले जाओ और आप ना चले जाओ। क्लियर हो गया? ये आगे चलो, ठीक हो गया? Any state, is that state bound to obey Security Council? Yes, the state is bound to obey the Security Council because the resolutions of Security Council are binding. Then what are the UN peacekeeping forces for? UN peacekeeping forces का काम पहले आता है, वो पहले आई है यहाँ पर। वो peacekeeping forces यहाँ पर थी, मसला नहीं हल हुआ। peacekeeping forces का काम असला इस्तेमाल करना नहीं होता। peacekeeping forces cannot use weapons. peacekeeping forces cannot use arms. वो पीस के लिए आई हैं। नहीं हुआ पीस, उन्होंने कहा जी हमसे पीस नहीं, और उन्होंने वापस बुला के मिलिट्री एक्शन करवा दिया इसकी। राइट? मैं ये कह रहा हूं कि मिलिट्री एक्शन इज द लास्ट रिजॉर्ट। मिलिट्री एक्शन इज द लास्ट रिजॉर्ट। वो तमाम के तमाम पहले सारे काम कंप्लीट होने चाहिए। एक्शन आपके पास, रिकमेंडेशन हो जाएं, आपके पास सॉल्यूशंस हो जाएं, पीस कीपिंग फोर्सेस चली जाएं, उनको आप मीडिएट करवा लो, उनके दरमियान निगोशिएट करवा लो, सारा कुछ हो गया, फिर भी मसला हल नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि अगर ये मसला चलता रहा तो दुनिया की पीस एंड सिक्योरिटी एट स्टेक आ जाएगी, तो फिर आखिरी पॉइंट है कि वो उसके अंदर मिलिट्री एक्शन लेके इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। दैट्स द लास्ट पॉइंट। इवन इफ द एग्रेसर स्टेट इज नॉट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल और द यूएन। जी एग्रेसर स्टेट, जी बिल्कुल, अग्रेसर स्टेट यूएन का मेंबर है, आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं भी है या यूएन का मेंबर नहीं भी है, तो उसमें भी सिक्योरिटी काउंसिल एंटर हो सकती है अंडर आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 जो है वो कहता है कि इवन अगर एक नॉन मेंबर कंट्री भी है, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर ना भी हो, वो भी अपना मसला सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर आ सकता है और यूनाइटेड नेशंस में लेकर आ सकता है। ठीक है जी। अगर कोई स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पर अमल ना करे तो क्या एक्शन होगा, वो मैं बताता हूं यार। अभी उस पॉइंट को तो आए जरा, ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग? इज दिस पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया? हेलो, एक ही बंदे को क्लियर हुआ? कोई हाँ ना किया करें ताकि पता चले कि ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही। इसके बाद अब दूसरा पॉइंट जो हमने अंडरस्टैंड करने वाला है, इसको अंडरस्टैंड करिए दूसरे पॉइंट को। पॉइंट ये है कि अगला क्वेश्चन इसके अंदर अंडरस्टैंड करने वाला ये है कि ए और बी के दरमियान जो प्रॉब्लम चल रहा था उसको सॉल्व करवाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल ने वो तमाम मैयर्स लिए जो मैयर जरूरी थे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। वो मैयर्स क्या हैं? निगोशिएट करवा लिया, मीडिएट करवा लिया, उनको सॉल्यूशंस दे दिए, कंपनसेशन दे दी, उनको कह दिया कि जनाब आप ये पैसे ले लो हमसे, ये काम कर लो, मतलब जो भी हल है, ऑल द फिजिबल सॉल्यूशंस हैव बीन ट्राइड, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिजिबल वो नहीं हुआ मसला हल। फिर लास्ट रिजॉर्ट ये है कि अगर ये मसला कंटिन्यू रहा तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, तो फिर थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। और वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कौन सी होती है? जिसको फिर सिक्योरिटी काउंसिल को डायरेक्ट करता है कि आप जाएं इसके अंदर जाके इन्वॉल्व हो जाए। तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल क्योंकि की रेजोल्यूशंस क्योंकि बाइंडिंग होती हैं, तो फिर वो जो स्टेट जिसको वो डायरेक्ट करते हैं उसको फिर जाना पड़ता है उस मसले के, फिर वो जाते हैं। तो फिर कभी कभार सिक्योरिटी काउंसिल उन्हीं स्टेट को कहती है ना कि मसले में एंटर हो, जो इस काबिल हो कि वो जंग कर सकते हो या वो इस काबिल हो कि वो मिलिट्री एक्शन ले सकते हो एट द एंड ऑफ द डे, तभी सिक्योरिटी काउंसिल उनको डायरेक्ट करती है, वरना उनको डायरेक्ट नहीं करती। यहां तक क्लियर हो गया? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक हो गया, थैंक यू। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, पावर्स एंड फंक्शंस सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर, सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर टू रिकमेंड, सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर टू रिकमेंड द इंडक्शन, सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन of a state from the UN. Security Council has the power to recommend induction, suspension and expulsion of a state from the UN to the General Assembly. Induction, suspension and expulsion of a state from the UN to the General Assembly. ठीक हो गया जी? Does Security Council only direct P5? Any state can, Security Council can direct any state. Any state. It can be any state.
हमारे पास मैं आपको बता रहा हूं कि एक एग्जांपल ऐसी है कि जिसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल ने खुद कहा था कुवैत वॉर में इंटरवीन करने के लिए, और वो बाय डिफॉल्ट था ही उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि रशिया तो डिसइंटीग्रेट हो चुका हुआ था, राइट? आपके पास चाइना इतना पावरफुल नहीं था एज फार एज मिलिट्री वाज कंसर्न। उसके बाद आपके पास यूके और फ्रांस का भी यही हाल था। मोस्ट पावरफुल कंट्री एज फार एज मिलिट्री यूएस था। इसीलिए एक एग्जांपल है और उसमें यूएस इन्वॉल्व है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ P5 को ही कहेंगे इंटरवीन करने के लिए। वो किसी को भी कह सकते हैं इंटरवीन करने के लिए, किसी को भी कह सकते हैं इंटरवीन करने के लिए। ये डिपेंड करता है सिक्योरिटी काउंसिल पे। डज स्टेट सी आस्क फॉर सम सॉर्ट ऑफ नो कंपनसेशन, नो कंपनसेशन, उनकी कोई कंपनसेशन नहीं, राइट? जी क्वेश्चन जी बताइए, सारा क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जस्ट टू क्लैरिफाई माय ओन कॉन्सेप्ट, ये जो पाक आर्मी के यूएन मिशन पे जाते हैं ऑफिसर्स, इज इट पर्टेनिंग टू दिस? तो यूएन पीस कीपिंग के फोर्सेस है ना, वो पीस कीपिंग फोर्सेस एंड दे आर नॉट देयर टू फाइट द वॉर। Peacekeeping forces are not allowed to use weapons. They are peacekeeping forces. They are not allowed to use weapons, right? Peacekeeping forces are different than the military action that is taken by the Security Council, because the peacekeeping forces are not from a single country, right? उसमें तो 10, 12, 20 कंट्रीज इकट्ठे अपने थोड़े देर फौजी भेज देते हैं, वो कलेक्टिवली पीसकीपिंग फोर्सेस बन जाती हैं। लेकिन मिलिट्री एक्शन अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने लेना है, वो किसी एक कंट्री को डायरेक्ट करती है कि वो जाए और इंटरवीन करे इस मसले के अंदर। पाकिस्तान नेवर फाइट इन सोमालिया फॉर यूएन? हाँ जी, पीस कीपिंग फोर्सेस पाकिस्तान के सोमालिया में भी गए हैं, पाकिस्तान के बुर्किना फासो वाली साइड पर भी गए थे, पाकिस्तान के जो हैं सीरिया लियोन भी गए हैं। मैनी पीस कीपिंग मिशंस पाकिस्तान ने किए हैं। मेक सेंस, राइट? आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। अल्टीमेटली ये सारी की सारी सिचुएशन क्लियर हो गई थी। ठीक है, अब चलते हैं जी। उस्मान कह रहे हैं जी सर वीटो कर रहा हूं मैं इस क्लास को। जी उस्मान, थैंक यू। वीटो कर रहे हैं, आप जा रहे हैं क्लास छोड़ के, वॉकआउट कर रहे हैं, तो आपकी मर्जी। खैर जी, ये सारी की सारी सिचुएशन हमारे पास एग्जिस्ट करती है। एक और पॉइंट हमारे पास डिस्कस कर लीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल के रिलेटेड आखिरी पॉइंट डिस्कस कर लें। वो सिक्योरिटी काउंसिल के रिलेटेड पॉइंट ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल पावर्स एंड फंक्शंस में अलॉन्ग साइड द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल अलॉन्ग साइड द जनरल असेंबली कैन इलेक्ट, Security Council alongside the General Assembly can elect the judges of the International Court of Justice. The Security Council alongside the General Assembly can elect the judges of the International Court of Justice. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था जनरल असेंबली में कि दोनों इकट्ठे जो हैं आपस में फैसला करके आपस में वोटिंग इनकी होती है इकट्ठी, और फिर जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ये इलेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया जी? आखिरी बात इस पॉइंट में लिख लीजिए, वो क्या है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल में, कि द सिक्योरिटी काउंसिल मीट्स बायएनुअली। द ऑफिशियल मीटिंग्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर बायएनुअली। ये साल में 2 दफा मिलते हैं, साल में 2 दफा मिलते हैं ये इनकी एनुअल मीटिंग साल में 2 दफा होती हैं। कभी कभार स्पेशल मीटिंग कॉल करनी पड़े तो वो कभी भी कॉल की जा सकती है। जिस तरह आपको याद होगा कि पिछले साल अगस्त में कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर चाइना के कहने की वजह से एक स्पेशल मीटिंग कॉल की गई थी कश्मीर पर। तो क्योंकि वो उनकी एनुअल जो उनके पास साल में 2 दफा मीटिंग करनी होती है, उन्होंने उससे बाहर थी, इसलिए इसको स्पेशल मीटिंग का नाम दिया गया। इट वाज कॉल्ड अ स्पेशल मीटिंग एट द एंड ऑफ द डे। क्लियर हो गया जी? और इसी के साथ एक और बात भी लिख लीजिए, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द सिक्योरिटी काउंसिल हैज टू मीट इन न्यूयॉर्क। इट इज नॉट, जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में मिलेगी ना उनके हेडक्वार्टर्स में, but it is not compulsory that Security Council has to meet in New York. It can meet anywhere in the world as well. For example, 1972 में इनकी एक मीटिंग हुई थी जो है वो अदिस अबाबा में, इथियोपिया के कैपिटल में, अदिस अबाबा। अदिस अबाबा इथियोपिया कैपिटल है। 1972 के अंदर इनकी मीटिंग जो है वो एक वहां पर हुई थी। तो कंपल्सरी नहीं है कि इन्होंने न्यूयॉर्क में मिलना है, दे कैन मीट एनीवेयर। फॉर एग्जांपल दे कैन मीट इस्लामाबाद, इस्लामाबाद भी मिल सकते हैं। इसको डिसाइड कौन करेगा? सिक्योरिटी काउंसिल के अपने 15 मेंबर्स कि हमने कहां पर मिलना है। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो न्यूयॉर्क में ही मिलेंगे। वैसे तो मिलते न्यूयॉर्क में ही है, उनकी बाय जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं, इनको जो 2 मीटिंग्स होती हैं साल के अंदर,
वो न्यूयॉर्क में ही होती है, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी दैट दे हैव टू मीट इन न्यूयॉर्क इन द हेडक्वार्टर्स, दे कैन मीट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, डिसाइडेड बाय द मेंबर्स देमसेल्व्स। अब देखें ये भी प्रोसीजरल मैटर है, ये भी प्रोसीजरल मैटर है कि जनाब हमने न्यूयॉर्क में नहीं मिलना, हमने अदीस अबाबा में मिलना है। अब इसको नॉन प्रोसीजरल कर सकती है एक स्टेट कि नहीं जी हमने नहीं मिलना अदीस अबाबा के अंदर, वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट्स है, हमने नहीं मिलना, न्यूयॉर्क में मिलना है। अब ये नॉन प्रोसीजरल हो गया। देखे ना, वो प्रोसीजरल को ही नॉन प्रोसीजरल में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनकी मर्जी। ठीक हो गया जी? जी कल सर को बुलवा लें, सबको बुलवा लें जी, बुलवा लेते हैं उनको सबको। ठीक हो गया जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सर वाज द यूएस इन्वॉल्वड इन द कोरियन वॉर मैंडेटेड बाय द यूएन? नो, कोरियन वॉर तो बहुत पुरानी चीज है, वो तो 1950-53 वाली बात है। तो उसके ऊपर जो है वो बेसिकली रशियन डेलीगेट, जो ऑब्वियसली रशिया तो नहीं था, यूएसएसआर था तब उस टाइम, यूएसएसआर का डेलीगेट जो है ना वो उस टाइम आया ही नहीं था उस मीटिंग के अंदर। ये बड़ा रौला पड़ा था, ये पुरानी हिस्ट्री है कि यूएसएसआर का डेलीगेट वाज नॉट प्रेजेंट इन द कोरियन मीटिंग, कोरियन वॉर की मीटिंग में जो सिक्योरिटी काउंसिल में हुई थी, उसमें यूएसएसआर का डेलीगेट आया ही नहीं था और उन्होंने फिर उसको एब्सटेन काउंट करके उन्होंने मीटिंग जो है वो कर ली थी। लेकिन इट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, वो इनका कोई ताल्लुक उसके अंदर नहीं, तो वैसे डिस्कशन हो रही थी उसके अंदर। इट वाज नॉट अ रेजोल्यूशन दैट वाज पास्ड कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट रेजोल्यूशन, वो उसकी रेजोल्यूशन नहीं थी जी। कालाशा काकू के अंदर मिलना है, ठीक, मिलवा लें, कालाशा काकू भी मिलवा लें। आप ये ना गांव इधर जाए ना, अगर आप आगे लाहौर से आगे, अगर आप लोग कभी पिंडों वाली साइड पे गए, एक यहाँ पे पिंड है आगे, गांव है लाहौर से आगे, उसका नाम है लद्दे के बुल्लड़। क्या नाम है उसका? लद्दे के बुल्लड़। वहां पे बुलाएं उनको पिंड के अंदर और मंजियों पे बिठा दें उनको बाहर चौक के अंदर सबको। ये बैठा जी चाइना, ये बैठा जो है वो यूएसए, और वो इंडिया को तो चटाई बिठा के जो है बिठाएं, लद्दे के बुल्लड़ जी, लद्दे के बुल्लड़, और इंडिया को चटाई बिठा डाल के बिठा दें वहां पे। कहना बड़ा आसान है भाईजान, कहना बड़ा आसान है, उन्होंने आना नहीं है जी। जी हाँ जी, माई चुगी में भी बुला लें उनको, सारा कुछ ठीक है। खैर बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हमने समझनी है वो हमारे पास कुलभूषण जाधव केस है। जरा टेक्निकल सी बात है, समझ लीजिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए इसको। आईसीजे को स्टार्ट करते हैं। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे तो आपने ऑलरेडी पढ़ ली हुई है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे तो हमने पढ़ ली हुई है, किस किस तरह आईसीजे में केस जाता है, क्योंकि कश्मीर में हमने पढ़ा था, उसी को उठा के इधर डाल लीजिएगा, बार बार उसको पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन खैर आईसीजे की कुछ और बातें मैं आपके साथ रख दूं, उसके बाद मैं कुलभूषण यादव केस समझाता हूं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसके ऊपर बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है पाकिस्तान में भी और बाहर भी, और इसको समझना बड़ा जरूरी है थ्रू इंटरनेशनल लॉ कॉन्टेक्स्ट। ये केस था क्या, जीता कौन, पाकिस्तान ने क्या कहा, इंडिया ने क्या कहा, और अब हमने क्या करना है, बेसिकली ये सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। पहले जरा आईसीजे की छोटी छोटी बातें लिख लें। पॉइंट नंबर 1, there are 15 judges in International Court of Justice elected for a period of 9 years each. There are 15 judges in International Court of Justice, 15 जज होते हैं आईसीजे में, और हर जज 9 साल के लिए आता है। There are 15 judges in International Court of Justice elected for a period of 9 years each. 9 years each. Point number 2. Unlike the Security Council, a judge can be re-elected for the second consecutive term. Unlike the Security Council, the judge can be re-elected for the second consecutive term. मैं आपको बताया था ना, सिक्योरिटी काउंसिल में 2 consecutive terms के लिए नहीं आ सकते, लेकिन आईसीजे में जज आ सकता है 2 consecutive terms के लिए। Point number 3, the president of the ICJ is elected for a period of 3 years. The president of ICJ is elected for a period of 3 years, but cannot be re-elected for the second consecutive term. But cannot be re-elected for the second consecutive term. जज दोबारा 2 consecutive terms के लिए प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, लेकिन हां एक जज 2 consecutive terms के लिए जज बन सकता है। वो 9 साल आए, अगले 9 साल के लिए भी आ जाए, यानी 18 साल के लिए जज बन जाए। लेकिन अगर उसने प्रेसिडेंट बन गया है, वो तो 3 साल के लिए बना है, अगले 3 साल के लिए प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, दरमियान में कोई और आएगा, उसके बाद दोबारा आ सकता है प्रेसिडेंट। वो तो प्रेसिडेंट 2 consecutive terms के लिए नहीं आप बन सकते, जज आप 2 consecutive terms के लिए बन सकते हो। ठीक हो गया जी। पॉइंट नंबर 4, the judges
the judges of the 5 permanent members of the Security Council, बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है, लिखिएगा, the judges of the 5 permanent members of the Security Council are present in ICJ at all times. The judges of the 5 permanent members of the Security Council are present in ICJ at all times. यानी जो 5 परमानेंट मेंबर है ना सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया और आपके पास यूके हो गया, इनके जजेस यानी इनके इन 5 जो है जजेस हर वक्त आईसीजे में मौजूद रहेंगे। 9 साल के लिए एक जज आए, 9 साल बाद दोबारा आ जाए, फिर दोबारा आ जाए, और बात है, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन इनकी जरूर रहेगी आईसीजे में। नेक्स्ट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर कैन नॉट बी मोर देन 1 जज ऑफ द सेम नेशनैलिटी एट वन टाइम। देयर कैन नॉट बी मोर देन 1 जज ऑफ द सेम नेशनैलिटी एट वन टाइम। आईसीजे में एक नेशनैलिटी का एक ही जज आ सकता है, दो जज एक नेशनैलिटी के नहीं आ सकते। दे कैन नॉट बी मोर देन 1 जज ऑफ द सेम नेशनैलिटी एट वन टाइम। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द डिसीजंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर बाइंडिंग। द डिसीजंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर बाइंडिंग on the parties to the dispute. The decisions of International Court of Justice are binding on the parties to the dispute. Parties to the dispute पर decisions of International Court of Justice binding होते हैं। ICJ के decisions binding होते हैं। अगला पॉइंट, इस पॉइंट को जरा समझ लीजिए लिखने से पहले। 2 स्टेट्स अपना मसला आईसीजे में लेकर गई हैं। अच्छा, अगर ऐसा हो कि जो 2 स्टेट्स आईसीजे में मसला लेकर गई हैं उसमें से एक स्टेट का जज आईसीजे में ऑलरेडी बैठा हुआ हो, 2 स्टेट्स अपना मसला आईसीजे में लेकर गई हैं, उनमें से एक स्टेट ऐसी है जिसका नेशनल जज जो है वो बैठा हुआ है आईसीजे के अंदर, तो जो दूसरी स्टेट होगी ना उसको एड हॉक जज दे दिया जाएगा, यानी वो अपना एक एड हॉक जज भी लेकर आ सकती है फॉर दैट पर्टिकुलर केस। यानी समझ लीजिए स्टेट ए और स्टेट बी अपना मसला आईसीजे में लेकर गए हैं। स्टेट ए की नेशनैलिटी का जज इस वक्त आईसीजे में बैठा हुआ है। स्टेट बी को एड हॉक जज मिल जाएगा कि उसको परमिशन मिल जाएगी कि आप अपना एड हॉक जज ले आओ आईसीजे के अंदर फॉर दैट स्पेसिफिक केस। ये पाकिस्तान और इंडिया का जो मसला हुआ था ना कुलभूषण यादव का, तब ये मसला उसमें आया था, क्योंकि इंडिया के जज हैं जस्टिस भंडारी। जस्टिस भंडारी इज राइट नाउ अ जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मसला था, इंडिया के जज जस्टिस भंडारी आईसीजे में मौजूद हैं, तो फिर पाकिस्तान को एक एड हॉक जज की परमिशन मिल गई थी और पाकिस्तान वहां पे जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को लेकर गया था एज एड हॉक जज इन कुलभूषण यादव केस। जस्टिस तसद्दुक जिलानी, former Chief Justice of Pakistan, former Chief Justice of Pakistan, Justice तसद्दुक हुसैन जिलानी। यानी 2 स्टेट्स के दरमियान प्रॉब्लम, एक स्टेट का जज आईसीजे में मौजूद, जो दूसरी स्टेट जो मसला लेकर गई हुई है उसको एड हॉक जज की परमिशन मिल जाती है फॉर दैट केस। यानी उस पर्टिकुलर केस के लिए फिर 16 जज हो जाएंगे, 15 जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 16वां जज जो इन्होंने लेकर आए हैं वो आ जाएगा, तो टोटल 16 जज, तो 16 जज आपके पास टोटल बैठ जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? इज दिस पॉइंट क्लियर? ये वाला एड हॉक जज वाला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक हो गया जी? आगे चलें, आखिरी पॉइंट इसके अंदर अल्टीमेटली लिख लेते हैं, आखिरी पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लीजिए। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक जज आज तक आईसीजे में गए हैं और उनका नाम है परमानेंट जज। एड हॉक तो गए हैं जस्टिस तसद्दुक जिलानी, लेकिन परमानेंट जज एक गए हैं जिनका नाम है सर जफरुल्लाह खान। सर जफरुल्लाह खान, he was the first foreign minister of Pakistan as well and he was the judge in ICJ। आईसीजे में जज भी गए हैं ये
सर जफरुल्लाह खान, ठीक हो गया जी। इसके अलावा आपको पता है वो सारी की सारी बातें ज्यूरिस्डिक्शन की, जो आईसीजे की ज्यूरिस्डिक्शन होती है कि उसमें जजेस उसमें केस कैसे जाता है, ये सारी की सारी बातें हमने ऑलरेडी उसमें पढ़ी हुई हैं, तो हमें इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की उसकी जरूरत नहीं है। अब असल रौला आता है, जो बड़े मजे का पॉइंट है, वो है कुलभूषण यादव केस का। इसको जरा समझ लीजिए, बड़ा मजे का केस है और समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस पर ना बहुत ज्यादा बातें भी जो हुई हुई हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप में से एक बंदा को वॉलंटियर करे और जरा अपना माइक ऑन कर ले, क्योंकि हो सकता है कि वो एक आधा पॉइंट उसको गूगल से ढूंढ के उसको यहाँ पे पेस्ट करना पड़े सबके लिए। एक बंदा वॉलंटियर कर ले और जरा माइक ऑन कर ले और जरा खामोश होके बस केस सुनना है आप लोगों ने, और उस केस को जरा समझ लीजिएगा, आप लोगों को अंडरस्टैंड। एनीवन हु वॉलंटियर्स इस सारे के सारी चीज के अंदर, जिसको थोड़ा बहुत आइडिया हो कुलभूषण यादव केस का, थोड़ा बहुत आइडिया है किसी को व्हाट वाज कुलभूषण यादव केस? एनीवन? किसी को अंदाजा है कि कुलभूषण यादव केस था क्या? ठीक है, चलो जी, उस्मान को पता है। उस्मान चलो आ जाओ भी, अनम्यूट करें जरा उस्मान। उस्मान तुम तो वीटो कर गए थे मीटिंग, वापस आ गए हो। वालेकुम सलाम। उस्मान, वीटो कैन नॉट बी जो है वो रिवोक्ड। Once vetoed, you cannot come back in the meeting. Sorry sir. चलो कोई बात नहीं, rules are made to be broken, right? है, ये तो सारे बंदे सुनते हैं, ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन कहा जाता है। चलो खैर, मुझे बताओगे जरा, what is your take? What was कुलभूषण यादव केस? सर कुलभूषण यादव केस ये था कि पहले तो इंडिया एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ये इनका स्पाई है या इनका जो आर्मी पर्सनल है। तो जब फिर उन्होंने तो बिल्कुल टोटली इग्नोर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने जब उनको एविडेंस दिए और आईसीजे में गए दोनों कंट्रीज, तो उधर ये केस चला था। तो पाकिस्तान ने फिर अपना केस प्रेजेंट किया, इंडिया ने भी केस प्रेजेंट किया। पाकिस्तान के अनवर अली थे, उन्होंने प्रेजेंट किया था और उन्होंने पूरे एविडेंस दिए कि इन्हें हमें किस तरह पकड़ा और किस तरह सारा उन्होंने केस प्रेजेंट किया। तो फिर उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। उस्मान, ये जो सारी चीजें आप मुझे बता रहे हो ना, ये फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, ये केस नहीं है, ये फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस तब होते हैं जब केस आ जाता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। जो प्रोसेस ऑफ द केस होता है वो फैक्ट्स होते हैं। व्हाट इज द केस? केस डिफरेंट होता है, यानी केस किस पॉइंट पर जाता है उसको अंडरस्टैंड करें। आप जरा आपने अंडरस्टैंड करनी चीजों को, आप लोग सारे के सारे जो बाकी काम कर रहे हैं, जरा 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट के अंदर आपको केस समझ आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस, कुलभूषण यादव केस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सबसे पहली बात समझ लीजिए, जो केस फाइल करता है उसका नाम पहले आता है, जिसके खिलाफ फाइल होता है उसका नाम बाद में। सो इट वाज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया ने केस फाइल किया पाकिस्तान के खिलाफ, तो केस का नाम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्लियर हो गया जी? अब केस को समझ लेते हैं। 1963 का एक है वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस। इसका आर्टिकल 36, 1963 वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस का आर्टिकल 36 यह कहता है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे कंट्री में डिटेन हो जाए, अरेस्ट हो जाए, तो उस बंदे को उसके अपने कंट्री का काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा। काउंसलर एक्सेस का मतलब कि जिस कंट्री का वो सिटीजन है, जिस कंट्री का वो नेशनल है, उस कंट्री की एम्बेसी से, उस कंट्री की काउंसलेट से कोई बंदा उस तक आएगा, उस बंदे तक पहुंचेगा और उससे पूछेगा कि भाईजान कौन हो, क्या क्या मसला हुआ, और उसको तसल्ली देगा कि भाई आपका कंट्री आपके साथ है, हम आपका केस लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं, आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये बेसिक फंडामेंटल राइट है एक बंदे का कि उसको तसल्ली दी जाए कि हाँ भाई आपको तसल्ली दे रहे हैं, हम आपका केस लड़ेंगे, आपने परेशान नहीं होना, अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको हम छुड़वा के ले जाएंगे। काउंसलर एक्सेस का मतलब क्या है? आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन 1963 ये कहता है कि if someone is arrested or detained in another country, that person shall be given the consular access because that is a fundamental right. Consular access का मतलब है कि the individual from the embassy or the consulate of the state जिसका वो citizen है, वहां से वो आएगा, उस तक पहुंचेगा, उसको तसल्ली देगा, उससे बात करेगा, उसके राइट्स उसको बताएगा, उसके लिए वकील अगर होना है वकील करेगा, वो सारी की सारी चीजें, क्योंकि वो दूसरे मुल्क में मौजूद है, अपने घर के बंदे तो मिलने नहीं आ सकते उसको,
उसके सिटीजन, जो उसके जो नेशनल, उसके वालिदैन, उसके रिश्तेदार, इसलिए काउंसलर एक्सेस दे दिया जाता है ताकि उसको तसल्ली हो कि हाँ भाई समवन इज विद मी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया कुलभूषण यादव तक। क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया, इसीलिए पाकिस्तान ने आर्टिकल 36 को वायलेट किया है वियना कन्वेंशन के। इंडिया ने कहा क्योंकि हमने, यानी इंडिया ने पाकिस्तान को 13 दफा काउंसलर एक्सेस की रिक्वेस्ट की और पाकिस्तान ने वो रिक्वेस्ट 13 दफा रिजेक्ट कर दी, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान हैज वायलेटेड आर्टिकल 36। दैट इज व्हाई दे टुक द केस टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने जाके कहा कि क्योंकि पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस की वायलेशन की है, हमें 3 चीजें चाहिए। इंडिया ने 3 प्रेयर्स दी, इसे कहते हैं प्रेयर, यानी जो केस फाइल करता है, जो डिमांड करता है, उसको प्रेयर कहते हैं। इंडिया की 3 प्रेयर्स थी। प्रेयर नंबर 1 इंडिया की थी कि हमें काउंसलर एक्सेस दिया जाए, पहला। दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस नहीं दिया, इसीलिए कुलभूषण यादव का खिलाफ जो कैपिटल पनिशमेंट का डिसीजन आया है उसको डिसमिस किया जाए। उसको डिसमिस कर दें आप कि अगर आपने, क्योंकि काउंसलर एक्सेस आपने नहीं दिया तो यू हैव वायलेटेड आर्टिकल 36। सो फर्स्ट, हमें काउंसलर एक्सेस दें। बी, क्योंकि काउंसलर एक्सेस नहीं दिया तो जो मिलिट्री कोर्ट ने फांसी का डिसीजन दिया है कुलभूषण यादव पे, उसको डिसमिस करें। और नंबर 3, आप कुलभूषण यादव को रिहा करें और इंडिया वापस भेज दें। एक्विटल ऑफ कुलभूषण यादव, यानी ये 3 चीजें थी। एक, काउंसलर एक्सेस दें, दूसरा डिसमिस करें डिसीजन को, तीसरा आप ऑर्डर जारी करें कि कुलभूषण यादव को एक्विट कर दिया गया। अब ये 3 बातें इंडिया की तरफ से जो आई, इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए और अपने जहन नशीन कर लीजिए। इंडिया की तरफ से जो वकील पेश हुए उनका नाम था हरीश साल्वे। पाकिस्तान के लॉयर थे बैरिस्टर खावर कुरैशी। ऑब्वियसली एक टीम होती है, पूरी एक टीम होती है जो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन एक मेन लीड वकील होता है, उसके पीछे बाकी वकील होते हैं। इंडिया की तरफ से हरीश साल्वे थे, पाकिस्तान की तरफ से बैरिस्टर खावर कुरैशी थे। हरीश साल्वे इज विदाउट अ डाउट वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल लॉयर्स इन द वर्ल्ड। एक बहुत बड़ा वकील है दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल लॉ का बहुत नाम है इसका, इसलिए इंडिया ने इसको हायर किया था। और है भी इंडियन ये हरीश साल्वे, एंड ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द केस। बैरिस्टर खावर कुरैशी इज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड काउंसिल। ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड के काउंसिल हैं बैरिस्टर खावर कुरैशी। अगर किसी ने, क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने किसी को अपना काउंसिल रखा हुआ है तो उसका मतलब वो तगड़ा तो होगा। तो ये समझ लीजिए कि पहलवान तो तगड़े थे जिनके दरमियान मुकाबला था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण यादव केस के ऊपर, के दोनों पार्टीज तगड़ी जो तैयारी के साथ जो है वहां पर आई थी। केस क्या हुआ, पाकिस्तान इसमें क्या कहता है और अल्टीमेटली फैसला कैसे आया, लेट अस अंडरस्टैंड। खावर कुरैशी इसके अंदर आर्ग्यू करते हैं कि जनाब कुलभूषण यादव के ऊपर काउंसलर एक्सेस बनता ही नहीं था। कुलभूषण यादव पर काउंसलर एक्सेस इसलिए नहीं बनता था क्योंकि कुलभूषण यादव एक स्पाई है और स्पाइज को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाएगा। इस बात को आईसीजे ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आईसीजे कहता है कि आर्टिकल 36 में लिखा हुआ था कि एवरीवन हु इज डिटेन्ड और अरेस्टेड विल बी गिवन द काउंसलर एक्सेस। तो आईसीजे ने कहा कि ये बताएं, ये कहां लिखा हुआ है कि स्पाइस को काउंसलर एक्सेस नहीं मिलेगा। वहां तो एवरीवन लिखा हुआ है, तो हर का स्पाइस भी उसके अंदर आते हैं। तो पाकिस्तान का ये आर्गुमेंट अल्टीमेटली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो पाकिस्तान ने इंडिया से तकरीबन 5 से 6 सवाल किए जो जिनका जवाब इंडिया की तरफ से नहीं आया, और इंडिया ने एक सवाल किया उसके ऊपर, जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि इसका फैसला आया। जो 4-5 सवाल पाकिस्तान की तरफ से हुए बड़े इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड, क्वेश्चन नंबर 1, पाकिस्तान कहता है कि इंडिया शुड एग्री दैट कुलभूषण यादव वाज द सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया शुड एग्री ऑन द फ्लोर दैट कुलभूषण यादव इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। बड़े लोगों ने इतराज भी किया सवाल पे कि भाई जब इंडिया केस लेकर गया है तो मानता है ना कि वो हमारा सिटीजन था। नहीं, अगर आप लॉ को समझते हैं तो कोर्ट के बाहर खड़े होकर आप जो मर्जी कहते रहें, कोर्ट पर वही चीज बाइंडिंग होती है जो कोर्ट में खड़े होकर बोली जाती है। द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल, कोर्ट के बाहर कन्फेशन बाइंडिंग नहीं होती कोर्ट पर। द कन्फेशन दैट इज डन विद इन द कोर्ट इज बाइंडिंग। इसीलिए ये बात मुंह से निकलवाना जरूरी होता है कि हाँ भी आप कहो कि ये हमारा सिटीजन था। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शुड एग्री दैट कुलभूषण यादव वाज द सिटीजन ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान ने कहा, बैरिस्टर खावर कुरैशी सवाल करते हैं इंडिया से कि भाई आप कह रहे हैं कि काउंसलर एक्सेस हमने नहीं दिया, आप मुझे ये बताइए कि काउंसलर एक्सेस देना किसको था, कुलभूषण यादव को
या उस शख्स को जो हमारी कस्टडी में मौजूद है और उसके पास हुसैन मुबारक पटेल का पासपोर्ट है, यानी जो बंदा हमने पकड़ा हुआ है उसके पास हुसैन मुबारक पटेल का पासपोर्ट है, हमें यह बताइए कि काउंसलर एक्सेस देना किसको था, हुसैन मुबारक पटेल को या कुलभूषण यादव को? अगर कुलभूषण यादव को काउंसलर एक्सेस देना था तो ये हुसैन मुबारक पटेल कौन है जिसका पासपोर्ट लेके वो बंदा घूम रहा है हमारे पास? और अगर हुसैन मुबारक पटेल को काउंसलर एक्सेस देना था तो एक कुलभूषण यादव कौन है जिसका केस हम लड़ रहे हैं? तो सबसे पहले तो हमें यह बताएं ना कि उस बंदे की आइडेंटिटी क्या है। अगर वो बंदा गलत आइडेंटिटी पे फिर रहा है, इसका मतलब कि कोई ना कोई दाल में कुछ ना कुछ काला है। इसके ऊपर बैरिस्टर खावर कुरैशी ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 20 मिनट लगाए और 20 मिनट में उन्होंने ये बात साबित की कि हुसैन मुबारक पटेल एज नोन एज कुलभूषण यादव, इसके पास जो पासपोर्ट है हुसैन मुबारक पटेल का, वो ऑफिशियली प्रोवाइडेड पासपोर्ट है फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, यानी वो फेक पासपोर्ट नहीं है, वो ऑफिशियली इशूड पासपोर्ट है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेक पासपोर्ट इशू किया हुआ है उसको, क्योंकि असल में तो कुलभूषण यादव है, लेकिन उसको हुसैन मुबारक पटेल का ऑफिशियल पासपोर्ट दिया गया है जो कि फेक पासपोर्ट है। यानी इसका मतलब कि वो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पाइंग कर रहा था। ये बहुत बड़ा रिपोर्ट थी जो कि फोरेंसिक रिपोर्ट कुलभूषण यादव के केस के ऊपर बैरिस्टर खावर कुरैशी ने यूके की कंपनी की फोरेंसिक रिपोर्ट लगाई कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि दिस पासपोर्ट इज एन ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर्ड पासपोर्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। दैट मींस द इंडियन गवर्नमेंट इशूड अ फेक पासपोर्ट टू द सिटीजन, ताकि वो जो है वो इसके अंदर जाके पाकिस्तान के खिलाफ स्पाइन करे। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान ने इस पे कहा कि हमने जब उसको अरेस्ट किया तो जो है वो एक सर्विंग नेवल ऑफिसर था इंडिया का। इंडिया ने कहा जी नहीं, वो सर्विंग नेवल ऑफिसर नहीं था, वो एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर था। पाकिस्तान का अच्छा, अगर वो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर था तो जिस टाइम हमने उसको अरेस्ट किया उस टाइम उसकी उम्र 46 ईयर्स थी। अ पर्सन हु हैड टू रिटायर एट द एज ऑफ 60 साल की उम्र में जो रिटायर होता है, हाउ कम दैट पर्सन रिटायर एट द एज ऑफ 46? अगर वो 46 ईयर्स की एज में रिटायर हो गया तो आप हमें उसकी पेंशन बुक दिखाइए कि जिस पेंशन बुक के तहत आप उसको पेंशन ट्रांसफर करते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि जनाब हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये बताती है कि कुलभूषण यादव के अकाउंट में लास्ट ट्रांजैक्शन जो हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो 90,000 इंडियन रुपीस की है, और 90,000 इंडियन रुपीस तनख्वाह तो जरूर हो सकती है, पेंशन हरगिज नहीं हो सकती एट द एंड ऑफ द डे। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अगला सवाल, पाकिस्तान ने कहा कि जी हमने कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से अरेस्ट किया क्योंकि वहां पे वो स्पाइंग कर रहा था। इंडिया ने कहा जी नहीं, बलूचिस्तान से नहीं, आपने इसको ईरान से अगवा किया और बलूचिस्तान के अंदर आप ले आए। पाकिस्तान कहा अच्छा हमने इसको ईरान से अगवा किया, तो अगर हमने इसको ईरान से अगवा किया तो फिर आपने ये मसला ईरान के सामने क्यों नहीं उठाया? आपने ईरान के साथ एहतजाज क्यों नहीं किया कि उनके इलाके से बंदा कैसे उठाया गया? आपका बंदा उनके इलाके से उठाया गया और आपने कुछ बोले ही नहीं, आप ईरान से एहतजाज ही नहीं किया आपने। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं कि कुलभूषण यादव जो ईरान से उठाया गया, कुलभूषण यादव हमारे इलाके से ही उठाया गया। और अगर वो सर्विंग नेवल ऑफिसर भी नहीं था, अगर वो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर भी नहीं था, तो फिर वो एक फेक पासपोर्ट पे 2003 से लेकर 2016 तक 13 साल वो हर साल पाकिस्तान क्या करने आया बलूचिस्तान के इलाके में? द पर्सन who from 2003 to 2016 every year came to Pakistan on a passport named Hussain Mubarak Patel, और एक ही इलाके में आता था वो बलूचिस्तान के। वो क्या करने आता था? अगर वो सर्विंग नेवल ऑफिसर भी नहीं था, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर भी नहीं था, अगर वो सैर करने आता था तो एक ही इलाके में 13 साल से सैर करने आता था वो। इसका मतलब ये है कि समथिंग इज फिशी, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर मसला है कि जिसकी बेसिस पर सारी की सारी सिचुएशन एग्जिस्ट करती। कुछ पाकिस्तान के ऐसे आर्गुमेंट्स थे जिनको इंडिया की तरफ से जवाब नहीं आया। अब इसके ऊपर इंडिया की तरफ से एक सवाल आया, और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा जनरल सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। आपको याद होगा कि जब ये कुलभूषण यादव का मसला चल रहा था तो हमारे मीडिया ने वाविल्ला मचाया कि जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कोई बयान चलाया है हरीश साल्वे ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसमें मियां साहब ने कहा था वो अजमल कसाब के मसले के ऊपर कि हम क्यों जाने देते हैं लोगों को बॉर्डर के पार और वो अटैक करते हैं इंडियंस पर जाकर, इस तरह का बयान दिया था मियां साहब ने। तो वो चलाया हरीश साल्वे ने अदालत में। अब हरीश साल्वे का आर्गुमेंट चेक कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना वेरी कनिंग मैन। हरीश साल्वे ने जो आर्गुमेंट रन किया अदालत में, बड़ा मजे का आर्गुमेंट था। कहता है कि सर बात यह है कि इनका एक बंदा था जिसका नाम था अजमल कसाब, वो हमारे इलाके में आया, उसने आके सर 150 बंदा मार दिया। ही किल्ड 150 पीपल ऑफ 15 डिफरेंट नेशनैलिटीज। साथ ही उसने कहा कि सर ये देखिए इनका प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ कह रहा है कि ये बंदा हमारा अपना था, यानी पाकिस्तान का बंदा। वो कहता है कि जी हरीश साल्वे कहता है कि सर अजमल कसाब इज अंडर ट्रायल इन पाकिस्तान फॉर लास्ट 5 years, 2018 की बात है।
उसने कहा पिछले 5 साल से अजमल किसाब इज अंडर ट्रायल इन पाकिस्तान, 5 साल से उसका केस चल रहा है। लेकिन जिसमें इनका नुकसान हुआ, यानी कुलभूषण यादव केस में जिनमें इनका नुकसान हुआ, उसका ट्रायल इन्होंने 5 महीने में रैप अप किया और उसको फांसी की सजा दे दी। ये किस किस्म का जुडिशियल सिस्टम है कि वो एक केस को 5 साल लिंगर ऑन करता है जिसमें हमारा नुकसान हुआ, और एक केस को 5 महीने में खत्म कर देता है जिसके अंदर इनका नुकसान हुआ। और भाई ये किस किस्म का जुडिशियल सिस्टम है कि जो 5 साल भी चला सकता है केस को, 5 महीने भी चला सकता है। इन्होंने तो हमारे बंदे को काउंसलर एक्सेस तक नहीं दिया, इन्होंने हमारे बंदे को राइट टू जस्टिस कहां दिया होगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है आपके ऊपर, क्योंकि अगर इनका जुडिशियल सिस्टम इस कदर बेहतर होता तो ये अपने सिस्टम में एक पैरेलल सिस्टम ऑफ जुडिशरी क्यों लेकर आते जिसका नाम मिलिट्री कोर्ट्स है? और इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हमारे बंदे को ट्राई किया। तो इट वाज वेरी गुड आर्गुमेंट दैट वाज रन बाय हरीश साल्वे, और इस बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिसीजन दिया, जो कि डिसीजन क्या था, लेट अस अंडरस्टैंड। आईसीजे ने कहा कि पाकिस्तान हैज वायलेटेड आर्टिकल 36, इसलिए पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस देनी पड़ेगी इंडिया को। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के इंडिया के 2 आर्गुमेंट्स कि जी केस को डिसमिस कर दिया जाए और कुलभूषण यादव को एक्विट कर दिया जाए, ये 2 बातें इंडिया की रिजेक्ट होगी। इंडिया आईसीजे ने कहा कि नहीं जी ये 2 बातें नहीं मानने वाली। पाकिस्तान ने जो डिसीजन दिया है आईसीजे, पाकिस्तान ने जो कुलभूषण यादव पे डिसीजन दिया है वो बिल्कुल ठीक डिसीजन है। वो उसके ऊपर उसका जो है वो फैसला यही बनता है कि उसको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन हाँ, हम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने फैसले पर नजरसानी कर लें, रिव्यू कर लें। अगर बंदा बचता है तो बचा लें, नहीं बचता तो भाईजान आपकी मर्जी, आपका डिसीजन ठीक है। लेकिन हाँ, आपको काउंसलर एक्सेस देनी चाहिए थी, क्योंकि आर्टिकल 36 में लिखा हुआ था कि हर बंदे को काउंसलर एक्सेस मिलेगी। फैसला क्या? लीगली तौर पर देखें तो इंडिया केस जीत गया, क्योंकि इंडिया ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान ने आर्टिकल 36 को वायलेट किया। लेकिन अगर मॉरली देखें तो हम केस जीत गए। क्यों? क्योंकि वो बंदा अभी भी हमारे पास है, वो बंदा जा भी कहीं नहीं रहा, और हमने जो डिसीजन दिया था उसके खिलाफ वो बिल्कुल ठीक डिसीजन दिया था। तो मॉरली केस हम जीत गए क्योंकि वो हमारे पास ही है, हमारा फैसला बिल्कुल ठीक आया था, राइट? जो हमने कोर्ट ने फैसला दिया वो ठीक दिया। लेकिन लीगली तौर पे हम केस हार गए क्योंकि आर्टिकल 36 हमने वाकई वायलेट कर दिया और हमें काउंसलर एक्सेस देनी चाहिए थी। अगर वो स्पाई भी था तो उसको देनी चाहिए थी। अब पाकिस्तान ने 3 दफा काउंसलर एक्सेस जो है इंडिया को दे दी है, 3 दफा, और उसको रिव्यू भी कर रहा है पाकिस्तान उसके डिसीजन को, क्योंकि आईसीजे ने कहा था कि भाईजान रिव्यू कर लो डिसीजन को। अगर पाकिस्तान आईसीजे के कहे हुए फैसले को रिव्यू ना करता, यानी आईसीजे के कहने पर कुलभूषण यादव के केस को रिव्यू ना करता, तो इंडिया के पास एक ऑप्शन थी अंडर आर्टिकल 94 ऑफ द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर का आर्टिकल 94 कहता है कि एवरी कंट्री हैज टू कंप्लाई विद द डिसीजंस ऑफ आईसीजे, राइट? पाकिस्तान ने भी कंप्लाई करना है, इंडिया ने भी करना है। साथ ही नीचे ये लिखा हुआ है कि इफ अ कंट्री डज नॉट कंप्लाई विद द डिसीजन, द एग्रीव्ड पार्टी, यानी जिसका नुकसान हो रहा है, कैन टेक द मैटर टू द सिक्योरिटी काउंसिल। वो सिक्योरिटी काउंसिल में मसले को लेकर जा सकती है, एंड सिक्योरिटी काउंसिल विल रिकमेंड अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन। उन अप्रोप्रिएट मेजर्स में सैंक्शंस भी हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने रिव्यू इसलिए कर लिया क्योंकि वरना अगर इंडिया इस मसले को सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाता तो हो सकता था कि वो पाकिस्तान पर सैंक्शंस भी लगा देते, क्योंकि पाकिस्तान ने आईसीजे के डिसीजन को कंप्लाई नहीं किया। ये पूरे का पूरा केस था जिसके ऊपर पाकिस्तान को अबाइड बाय करने की जरूरत थी। इसमें खान साहब ने भी कोई गलती नहीं की, खान साहब वाज बाउंड बाय द आईसीजे डिसीजन। और दूसरी तरफ मियां साहब ने भी कोई गलती नहीं की। मियां साहब की गलती भी ये नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान वाज बाउंड टू गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस केस में कंसेंट की जरूरत ही नहीं थी। इस केस में कंसेंट की, आर्टिकल 94 ऑफ यूएन चार्टर, इस केस में कंसेंट की जरूरत ही नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी इसको जरा समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने लगा हूं आपको मैं। आर्टिकल 30, ये पॉइंट आता है कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन के केस में। कुलभूषण यादव वाला जो पॉइंट है कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन के केस में, आईसीजे का कानून कहता है कि अगर आप किसी ऐसे कन्वेंशन को वायलेट करते हो, किसी ऐसे कन्वेंशन को वायलेट करते हो जिसमें लिखा हुआ हो कि अगर वायलेशन हुई तो मसला आईसीजे में चला जाएगा। अगर आप किसी ऐसे कन्वेंशन को वायलेट करते हो जिसमें लिखा हुआ है कि अगर इसकी वायलेशन हुई तो मसला आईसीजे में चला जाएगा, तो वो मसला ऑटोमेटिकली आईसीजे में चला जाएगा, उसके लिए कंसेंट की जरूरत नहीं है। 1963 का जो वियना कन्वेंशन है, इसमें लिखा हुआ है इसके एडिशनल प्रोटोकॉल्स में कि अगर वियना कन्वेंशन 1963 को वायलेट करेगा कोई स्टेट,
तो मसला ऑटोमेटिकली आईसीजे में चला जाएगा। कोई एक पार्टी इस मसले को लेकर जा सकती है, दूसरी पार्टी का कंसेंट ही जरूरी नहीं है, राइट? इसीलिए जो लोग आज हमारी गवर्नमेंट में बैठ के ये बात करते हैं कि जी मियां साहब जानबूझ के लेकर गए आईसीजे में मसला, क्योंकि मियां साहब जो है उनके इंडिया के बड़े दोस्त थे, उनके लिए बड़ा सादा सा जवाब ये है कि 1963 के एडिशनल प्रोटोकॉल्स के अंदर से अगर कोई वायलेशन होती है तो मसला ऑटोमेटिकली आईसीजे में जाएगा। अब आपने करना क्या है उस्मान? करना यह है कि आप जरा गूगल कीजिए एडिशनल प्रोटोकॉल्स ऑफ 1963 वियना कन्वेंशन, इसकी पहली 2 लाइनें उठाइए और यहां पे कॉपी करके रखिए। एडिशनल प्रोटोकॉल्स ऑफ 1963 वियना कन्वेंशन, राइट सर। एडिशनल प्रोटोकॉल्स ऑफ 1963 वियना कन्वेंशन, जो शुरू की 2 लाइनें ना उठाइए जरा, 2-3 लाइनें बिल्कुल कन्वेंशन के स्टार्ट में लिखी हुई हैं, जो सब विकिपीडिया से मिल रही हैं। नहीं, कन्वेंशन उठानी है आपने, विकिपीडिया नहीं खोलना, कन्वेंशन पीडीएफ उसका फॉर्मेट खोलो। राइट सर। आर्टिकल 1 आ रहा है सर, खोलो ना, चलाओ। पहला शुरू के पॉइंट्स, बिल्कुल स्टार्ट के। नहीं, आर्टिकल 1 नहीं, पॉइंट्स शुरू के नीचे करें जरा। अब इतने ज्यादा लोगों ने कमेंट कर दिया है, एक बंदा इसलिए तो मैंने अनम्यूट रखा था। प्रोटोकॉल एडिशन जी सर, ये नीचे करें जरा, नीचे करें। आर्टिकल्स नहीं ना यार, ये कौन आर्टिकल भेजी जा रहे हैं नीचे? हाँ करो इसको, हाँ उस्मान आगे लिखो उसको। सर जी कमेंट नहीं आया अभी तक उस्मान आपका? मैंने कर दिया है। नहीं आगे लिखो ना, इसके आगे जो आपके पास आ रहा है एडिशनल, या जो शुरू की लाइंस आ रही हैं आपके प्रोटोकॉल्स में लिखी हुई, जो बिल्कुल आपके पास स्टार्ट के अंदर आर्टिकल 1 के स्टार्ट से होती हैं आपके पास लाइंस। ये वाली सर, 1 मिनट ठहरो भाई, 1 मिनट मैं खुद करता हूं। ये देखिए जरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पढ़िए जरा। एक्सप्रेसिंग देयर विश टू रिजॉर्ट इन ऑल मैटर्स, एडिशनल प्रोटोकॉल्स में लिखा हुआ, expressing their wish to resort in all matters concerning them in respect of any dispute arising out of the interpretation or application of the convention to the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice unless some other form of settlement has been agreed upon by the parties within a reasonable period. अगर इसकी वायलेशन हो इस कन्वेंशन की तो मसला ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसके लिए कंसेंट की जरूरत ही नहीं थी। और आजकल हमारे कौम के अंदर ये जो खान साहब के इधर उधर के जो लेफ्ट राइट बंदे बैठे होते हैं जो ये बात कर रहे हैं कि जनाब शायद मियां साहब जानबूझ के इस मसले को लेकर गए थे,
उनके लिए इस बात पर अर्ज है कि ये क्योंकि 1963 वियना कन्वेंशन की वायलेशन है और 1963 वियना कन्वेंशन का ऑप्शनल प्रोटोकॉल ये कहता है कि इफ द 1963 वियना कन्वेंशन इज वायलेटेड द मैटर विल ऑटोमेटिकली बी शिफ्टेड टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके लिए वायलेशन की जरूरत, इसके लिए अप्रूवल की जरूरत ही नहीं थी, कंसेंट की जरूरत ही नहीं। ये मसला इसलिए वहां पर चला गया और अब अगर पाकिस्तान इसको जो है वो अप्लाई नहीं करता तो अंडर आर्टिकल 94 ऑफ द यूएन चार्टर इंडिया जा सकता था वहां पर उसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर इस मसले को, और सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस भी लगा सकता था पाकिस्तान के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान हैड टू कंप्लाई विद द डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इज दैट क्लियर? अभी है, अभी केस अक्टूबर के अंदर स्टार्ट होना है, 6 के 7 अक्टूबर को हियरिंग होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस पर देखें क्या बनता है। उस्मान क्लियर? यस सर। ठीक है जी, ये हमारे पास ये पॉइंट था पूरे का पूरा कुलभूषण यादव केस का, जो कि आपके पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अल्टीमेटली आया। यस, इट विल बी अ विन फॉर पाकिस्तान इन द रिव्यू में विन ही होगा, क्योंकि उसकी रीजन ये है ना कि रिव्यू और री ट्रायल में फर्क होता है। रिव्यू होता है कि आपने ऑलरेडी गिवन डिसीजन को बस रिव्यू करना होता है, री ट्रायल में प्रॉपर ट्रायल होता है। री ट्रायल नहीं होगा, रिव्यू होगा। हमने बस इतना रिव्यू करना है हमारी अदालत में कि अगर हम काउंसलर एक्सेस दे देते क्या डिसीजन डिफरेंट होता। अगर वो कहते हैं डिसीजन डिफरेंट होता तो उसको रिहा कर देंगे, अगर कहते हैं डिसीजन डिफरेंट नहीं होता, सेम ही डिसीजन रहता भाईजान, काउंसिल एक्सेस दे भी देते तो ये डिसीजन रहता, तो बस फिर रिव्यू भी हो गया, आईसीजे के डिसीजन को कंप्लाई भी कर लिया जाएगा और पाकिस्तान के फेवर में भी आएगा। सर एक क्वेश्चन है, क्या आईसीजे जो है वो लोकल जो कोर्ट्स हैं उनके जो उनका जो ऑर्डर है या डिसीजन है उसको इक्वेट कर सकते हैं? नहीं कर सकता, इसलिए तो नहीं किया ना उन्होंने। राइट सर, क्योंकि आईसीजे's decision, ICJ has no jurisdiction over the decisions of the local courts of a state. Exactly, right sir. ठीक है, ये इम्यूनिटी होती है लोकल कोर्ट्स को कि नो अदर कोर्ट जो है, नो अदर कोर्ट कैन चेंज द डिसीजन ऑफ दैट कोर्ट। फिर तो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही खत्म हो जाए, फिर तो मसले कभी खत्म ही ना हो, फिर तो डायरेक्ट केस आईसीजे में चला जाए, फिर तो बाकी लोकल कोर्ट्स को तो फायदा ही कोई नहीं, डायरेक्ट ही आईसीजे में चले जाओ। गॉट इट, थैंक यू। ठीक है जी, इज दैट क्लियर जी? ये हमारे पास थी कुलभूषण यादव केस था, और ये हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था। ये हमारे पास आखिरी अब जो है वो पॉइंट हमने अब जो कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वो रिफॉर्म्स इन द यूएन को डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा जो है हम डिस्कस करेंगे सक्सेसर फेलियर्स एंड वील मूव ऑन टू अदर टॉपिक्स जो हमारे पास जुडिशियल एक्टिविज्म, और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो माइनॉरिटी राइट्स का टॉपिक है ना, उसको जरा बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको जरा आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स के टॉपिक के अंदर हम बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं। एक तो टेंपल वाला मसला भी पढ़ना है हमने, दूसरा हमने वो अहमदीज वाला इशू भी पढ़ना है, और तीसरा माइनॉरिटी राइट्स के लिए मैं आपको 3 ऐसे राइट्स बताऊंगा जो सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं माइनॉरिटीज के लिए, वो दुनिया के किसी मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करते माइनॉरिटीज के लिए। दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। 3 माइनॉरिटी राइट्स दे आर जस्ट प्रेजेंट इन पाकिस्तान, वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। उसको भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, माइनॉरिटी राइट्स के लिए इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जी। इफ इट्स डिसाइडेड नॉट टू गिव कैपिटल पनिशमेंट कैन वी कीप हिम इम्प्रिजन्ड, और हाँ उसको आप उसकी कैपिटल पनिशमेंट को इम्प्रिजनमेंट में शिफ्ट कर दो, आपकी मर्जी। कैपिटल पनिशमेंट को इम्प्रिजनमेंट में शिफ्ट कर दो, पक्का अपने पास रख लो। मैं तो समझता हूं कि उसको फांसी ना देना पाकिस्तान के ज्यादा फायदे में है, पाकिस्तान के फायदे में यही है कि उसको फांसी ना दो। क्यों? उसको अपने पास रखो। एक होता है ना आपके पास बेसिकली एक पॉइंट होता है, किसी बंदे की कमजोरी आपके पास होती है, कमजोरी वो समझ लो, आप इंडिया की कमजोरी बना लो उसको। ऐसे ही होगा। वो कमजोरी क्या है? इंडिया जब भी आपके ऊपर कोई खिलाफ बात करेगा, आप कहोगे सर आपकी बात तो ठीक है लेकिन कुलभूषण यादव, ठीक है जी, तो वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन कुलभूषण यादव, तो वो फिर हिसाब किताब ऐसे ही चलता है कि आप जो है वो सारा कुछ उनकी बात ऐसे ही होता है ना, जो शादियों के ऊपर सारे के सारे लड़ पड़ते हैं आपके हिसाब किताब। सो आपसे आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, आप आए, आपने टाइम निकाला, सारा कुछ किया, लेकिन सिर्फ 500। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।